डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी हमारे द्वारा एडिट, अनुवादित और अनुकूलित की गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, घटनाएं और स्थान पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित है। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या परिस्थिति से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता मिलती है तो वो मात्र संयोग है। और सबसे जरूरी बात, ये कहानी YouTube पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसका संपादन और अनुवाद विशेष रूप से हमारे द्वारा किया गया है। एपिसोड 341। तुम्हारी गणना सही नहीं है। हकाका एक पल के लिए चौंक गए और धीमी आवाज में बोले, ये ठीक नहीं है। ये कंपनी का मुख्य प्रवेश द्वार है। जय सिंह बस यही खड़ी कर। दो सिर खुजलाते हुए काका ने आखिर में जय सिंह के निर्देशानुसार कार को प्रवेश द्वार के सामने खड़ी कर दिया। किसी भी कंपनी में ऐसी स्थिति बहुत कम देखने को मिलती थी। आमतौर पर बॉस की कार भी सीधे प्रवेश द्वार के सामने खड़ी नहीं होती थी। वहां गाड़ी खड़ी करके क्या ये सीधे सीधे परेशानी मोल लेना नहीं था। हालांकि जय सिंह के पहले के दबंग अंदाज को याद करके काका ने आगे कुछ भी नहीं कहने का निर्णय किया। ऐसा लग रहा था कि जय सिंह इस बार सच में यहां हंगामा करने आए थे। कंपनी के प्रवेश द्वार पर खड़ी कार ने अनिवार्य रूप से आसपास के लोगों के बीच कानाफूसी का दौर शुरू कर दिया। वो क्या कर रही है? क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? कंपनी के प्रवेश द्वार पर कार खड़ी कर रही है। क्या वो अब भी खुद को शीर्ष महिला अधिकारी समझती है? अगर वो शीर्ष अधिकारी होती भी तो भी उसे प्रवेश द्वार पर गाड़ी खड़ी करने का कोई अधिकार नहीं है। यहां तक कि चेयरमैन भी वहां गाड़ी खड़ी नहीं करते। वो खुद को क्या समझती है? वो ये भी नहीं देख रही कि अब उसकी क्या हालत हो गई है। और फिर भी वो कंपनी में वापस आकर हंगामा करने की हिम्मत कर रही है। अब भी अपनी अकड़ दिखाने की कोशिश कर रही है। हम देखते हैं कि थोड़ी देर में वह कैसे रोती है। साहित्यिक चोरी के माध्यम से ऊपर चढ़ने वाली एक दिखावटी औरत। और क्योंकि उसके परिवार की कुछ पृष्ठभूमि है, इसलिए वो इतनी अहंकारी होने की हिम्मत कर रही है। क्या वो भूल गई है कि ये उत्तर प्रदेश है, उसका विंध्य प्रदेश नहीं, जहां वह चीजों को उलट पुलट कर सकती है। इन टिप्पणियों ने ईशा का चेहरा शर्म से लाल कर दिया। इस घटना से गुजरने के बाद उसने सचमुच मानवीय स्वभाव की अस्थिरता देखी थी। एक समय था जब वो शीर्ष अधिकारी थी। कंपनी में लौटने पर ये लोग उसे नमस्कार करना एक सौभाग्य मानते थे। लेकिन अब जब वो गिर गई थी तो इन्हीं लोगों ने तुरंत खुद को दूर कर लिया और यहां तक कि हर तरह की अफवाहें फैला दी। उसे मूर्ख बनते देखने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसा ही होता है। इंसान का मन, चलो ऊपर चलकर तुम्हारे बॉस से बात करते हैं। जय सिन्हा का चेहरा शांत रहा। उसने अपने आसपास के लोगों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। ईशा ने एक गहरी सांस ली और जय सिन्हा के साथ कार से बाहर निकल गई। अब भी कार से बाहर निकलने का चेहरा है। ये क्या है? वो अपने साथ एक औरत के पैसों पर जीने वाले को भी ले आई है। यो कोई आश्चर्य नहीं कि उस जूनियर अभिनेता ने कहा था कि उसका निजी जीवन अस्त व्यस्त था। ज्यादा समय नहीं हुआ और उसने पहले से ही एक नया पकड़ लिया है। ये औरत मैं तो बस उसका चेहरा देखकर ही बता सकता हूं। वो छिछोरे किस्म की है। मैंने पहले भी कहा था और तुम लोगों ने मेरा विश्वास नहीं किया। अब विश्वास हुआ। आसपास के लोगों की चर्चाएं और भी असहनीय होती जा रही थी और ईशा का चेहरा और भी गंभीर होता गया। उसने अपने दांत कसकर भींच लिए। उसके हाथ कसकर उसके कपड़ों को पकड़े हुए थे। वो उस तरह की महिला नहीं थी जो दूसरों के साथ बहस कर सके। उसे तो अपनी रक्षा में जोर से बोलने में भी कठिनाई होती थी। लेकिन जय सिंह में उसके जैसा धैर्य नहीं था। जैसे ही वो पुरुषों में से एक के पास से गुजरा, वो अचानक रुक गया और सीधे उस आदमी को घूरने लगा। जिस आदमी ने चेहरा पढ़ने का दावा किया था, वो जय सिंह की नजरों के नीचे स्पष्ट रूप से घबरा गया। हालांकि ये सोचकर कि ये कंपनी का क्षेत्र है, उसे जल्द ही फिर से साहस महसूस हुआ। क्या घूर रहे हो? उस आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हें चेहरा पढ़ना आता है? जय सिंह ने पूछा। बिल्कुल, उस आदमी ने जोर से कहा। मैं बचपन से ही ज्योतिष हस्तरेखा शास्त्र का अध्ययन कर रहा हूं। बकवास मत करो, जय सिंह ने उसे बीच में ही टोक दिया। तुम्हें मैं किस तरह का व्यक्ति दिखाई देता हूं? तुम उस आदमी का चेहरा थोड़ा शर्मिंदा हो गया। वो बस डींगे हाँक रहा था और वास्तव में उसे चेहरा पढ़ने का कोई कौशल नहीं था।
लेकिन अब जब जय सिंह ने उसे सबके सामने इस स्थिति में डाल दिया था, तो अगर वो जवाब नहीं देता तो उसका और भी अपमान होता। दांत भींचकर उस आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, क्या मुझे देखने की भी आवश्यकता है? एक औरत के पैसों पर जीने वाला, ये पता लगाने के लिए मुझे हस्तरेखा शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। आसपास के लोग ठाके लगाकर हंस पड़े। जय सिंह ने आप भरकर सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि तुम्हारा चेहरा पढ़ने का कौशल वास्तव में अच्छा नहीं है। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ूं, तुम मेरा चेहरा पढ़ोगे? उस आदमी ने उपहास करना शुरू कर दिया। क्या तुम एक विशेषज्ञ के सामने अपने कौशल का प्रदर्शन करना चाहते हो? ठीक है, तुम पढ़ो। अगर तुम गलत हुए तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। मैं तुम्हारे लिए केवल 2 चीजों की भविष्यवाणी करूंगा। जय सिंह ने कहा, एक अतीत के बारे में, एक भविष्य के बारे में। क्या तुम ज्यादा खुलासा करने से डरते हो? उस आदमी ने ताना मारा। ज्यादा कहने से कोई लाभ नहीं। जय सिंह ने बस इतना कहा, भविष्य की बात यह है कि तुम्हें जल्द ही कारावास का सामना करना पड़ेगा। तुम होते कौन हो? मुझसे ऐसे बात करने वाले? वो आदमी तुरंत क्रोधित हो गया। तुम मुझे श्राप देने की हिम्मत करते हो? मानो या न मानो, मैं तुम्हें अभी एक थप्पड़ मार सकता हूं। उसे अनदेखा करते हुए जय सिंह अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर मुड़ा और चला गया। अतीत की बात यह है कि तुमने अपनी कंपनी के पद का लाभ उठाकर उस लड़की का यौन शोषण किया और 1 मिनट में वो अस्पताल में मर जाएगी। उसका परिवार तुम्हें खोजने के लिए यहां आने वाला है। इन शब्दों पर उस आदमी का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने कंपनी की आड़ में एक लड़की का लाभ उठाया था जो बड़ा नाम कमाना चाहती थी। फिर बाद में उसे कोई अवसर देने से मना कर दिया था। गुस्से में उस लड़की ने एक इमारत से कूदकर अपनी जान लेने की कोशिश की थी। फिर भी उसे अस्पताल में बचाने की कोशिश की जा रही थी। इस मामले के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जय सिंह को इसके बारे में कैसे पता चला? फिर भी उस आदमी ने सोचा कि उसने इस मुद्दे को सुलझा लिया है। उसने अपने अधीनस्थों को स्थिति पर नजर रखने और किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए भेजा था। जय सिंह के शब्दों के साथ सभी की आंखें उस आदमी की ओर मुड़ गई और सब उसे आश्चर्य से देखने लगे। उसका चेहरा गहरा लाल हो गया और दांत भींचकर उसने कहा, अरे तुम बेहतर होगा कि अपनी बात साफ साफ कहो। यहां अपमानजनक आरोप मत लगाओ। मैंने कब किसी का शोषण किया? जय सिंह ने अपनी घड़ी देखी और धीरे से कहा, 30 सेकंड बचे हैं। तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? वो आदमी गुर्राया। मैं तुम्हें बता दूं, इस तरह बात करने पर मैं तुम पर किसी भी समय मानहानि का मुकदमा कर सकता हूं। 3 सेकंड। जय सिंह ने कहा, तुम कमीने। क्रोधित होकर उस आदमी की बात बीच में ही कट गई क्योंकि उसका फोन अचानक बज उठा। उसने जल्दी से जवाब दिया और एक घबराई हुई आवाज आई, मैनेजर, अनर्थ हो गया। वो लड़की अभी फिर से कूद गई। इस बार हम उसे नहीं बचा सकते। क्या वो आदमी हक्का बक्का रह गया? जय सिंह की भविष्यवाणी सच हो गई थी। उसका परिवार पागल हो गया है। अभी अभी उसके पिता और उसका भाई 2 चाकू लेकर आए, हमारे 2 लोगों को घायल कर दिया और अब वे कंपनी की ओर जा रहे हैं। मैनेजर, हम क्या करें? ये कैसे हो सकता है? वो आदमी घबरा गया। मैंने तुमसे उस पर नजर रखने के लिए नहीं कहा था। मैनेजर, हम क्या कर सकते थे? जब कोई लड़की मरने पर तुली हो तो क्या हम उसे बिस्तर से बांध सकते हैं? हमारी नजर बस एक पल के लिए हटी और वो कूद गई। हम उसे रोक नहीं पाए। धत तेरे की। वो आदमी परेशानी में टहलने लगा और अचानक उत्सुकता से पूछा, ये कब हुआ? 1 मिनट पहले बस। अभी नीचे कूदी। वो आदमी पूरी तरह से स्तब्ध था। अगर लड़की बस 1 मिनट पहले कूदी थी तो इसका मतलब था कि जब जय से उससे बात कर रहा था तब वो अभी तक नहीं कूदी थी। उसने सोचा था कि जय सिंह उस लड़की के साथ मिलकर काम कर रहा है, जानबूझकर उसे डराने की कोशिश कर रहा है। अब उसे आखिरकार समझ में आया, जय सिंह वास्तव में भविष्यवाणी करने में सक्षम था। तुम्हें ये कैसे पता चला? उस आदमी ने कांपते हुए पूछा। इस एक सवाल ने घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों के उसे देखने का नजरिया बदल दिया। उस आदमी का सवाल ये स्वीकार करने के बराबर था कि जय सिंह ने पहले जो कहा था वो सच था।
जय सिंह ने उस आदमी पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसकी नजरें वहां मौजूद अन्य लोगों पर घूमी। जय सिंह की नजर जिस पर भी पड़ी, उसने तुरंत अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई। वे सचमुच उससे डर गए थे। इन सभी लोगों के दिलों में कमोबेश कुछ गंदे रहस्य थे। अगर जय सिंह उन्हें उजागर कर देता तो क्या ये उनके लिए अनर्थ नहीं होता? याद रखना, जो कहते हो उसमें कुछ सदाचार रखो, वरना तुम्हारी हालत अभी से भी बदतर हो जाएगी, जय सिंह ने ठंडे स्वर में कहा, और फिर ईशा के साथ मुड़कर चला गया। भीड़ ने एक दूसरे को देखा, और भले ही जय सिंह और उसकी साथी बहुत दूर चले गए थे, किसी एक व्यक्ति ने भी फिर से ईशा के बारे में बुरा बोलने की हिम्मत नहीं की। वे सचमुच भयभीत थे। जैसे ही जय सिंह और उसकी साथी लिफ्ट के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, लिफ्ट के दरवाजे खुले और एक सूट पहने हुए आदमी बाहर निकला। ईशा को देखते ही उसकी आंखों में एक चमक कौंध गई और वो उत्साह से उसकी ओर बढ़ा। ईशा, तुम आखिरकार वापस आ गई। वो आदमी सीधे ईशा के पास गया, उसकी बाह पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हुए खुशी से चिल्लाया, तुम्हें नहीं पता कि मैं इस दौरान तुम्हारे लिए कितना चिंतित था। ईशा ने जल्दी से एक कदम पीछे हटकर उस आदमी के आवारा हाथों से खुद को बचाया, लेकिन उस आदमी ने कोई आत्म जागरूकता नहीं दिखाई और आगे बढ़ता रहा। ईशा का हाथ पकड़ने पर तुला हुआ था। उसी क्षण जय सिन्हा चलकर आया और सीधे ईशा के सामने खड़ा हो गया। वो आदमी चौंक गया और उसने भौहें सिकोड़ ली। ईशा, ये कौन है? मेरा मित्र, ईशा ने जल्दी से जवाब दिया। तुम्हारा मित्र? उस आदमी ने जय सिन्हा को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार की एक झलक थी। ईशा, क्या तुम इतने लंबे समय से दूर रहकर कंपनी के नियम भूल गई हो? कोई भी ऐसे ही किसी मित्र को कंपनी में कैसे ला सकता है? आखिर हम एक जानी मानी मनोरंजन कंपनी है, जहां इतने सारे सितारे आते जाते रहते हैं। अगर कोई गलत इरादे वाला अंदर आ गया तो ये कितना खतरनाक होगा। ईशा सिर झुकाए नहीं जानती थी कि क्या कहें। जय सिंह अब भी ईशा के सामने खड़ा था और उसने पूछा, और आप कौन हैं? उस आदमी ने अहंकार से जवाब दिया, हेमंत प्रोडक्शन मैनेजर हो। मैनेजर हेमंत। जय सिंह ने सिर हिलाया, उस नाम को पहचानते हुए जिसका जिक्र ईशा ने पहले कार में किया था। वो उन दो मैनेजरों में से एक था जो घटना के बाद उसे लगातार अस्पष्ट संदेश भेजते रहते थे। हेमंत मनोरंजन कंपनी के भीतर एक कामुक व्यक्ति के रूप में कुख्यात था। अपने परिवार की पृष्ठभूमि पर भरोसा करते हुए, जिसके पिता निदेशक मंडल के सदस्यों में से एक थे, कंपनी में कोई भी उससे उलझने की हिम्मत नहीं करता था। वो लंबे समय से ईशा पर नजर गड़ाए हुए था, लेकिन उस समय ईशा की लोकप्रियता बढ़ रही थी और उसका परिवार अत्यंत शक्तिशाली था। वो उसकी पहुंच से बाहर थी। हालांकि घटना के होने और सिसोदिया परिवार की किस्मत बिगड़ने के बाद उसने अपने असली रंग दिखाए, ईशा को भी जीतने की तैयारी कर रहा था। उसने ईशा को ऊपर से कंपनी में वापस आते देखा था और तुरंत नीचे आ गया अवसर का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा था। जो पहले आता है वही पाता है। वो चाहता था कि अन्य कंपनी के अधिकारी अपनी चाल चलने से पहले वो ईशा को अपने वश में कर ले। हेमंत ने जय सिन्हा पर एक नजर डाली और कहा, अब जब ईशा वापस आ गई है तो तुम जा सकते हो। क्षमा करें, लेकिन मुझे डर है कि मैं अभी नहीं जा सकता। जय सिंह ने सिर हिलाया। क्यों? हेमंत ने भौहें सिकोड़ी। ये हमारी कंपनी है, तुम एक बाहरी व्यक्ति हो। तुम यहां क्या करना चाहते हो? कंपनी के नियमों के अनुसार मैं तुम्हें अभी बाहर निकाल सकता हूं। ओह, मैं अपना परिचय देना भूल गया। जय सिंह मुस्कुराया, मेरा नाम जय सिंह है और मैं यहां कुमारी ईशा के अनुबंध के मुद्दे को सुलझाने के लिए आया हूं। एक तरह से मुझे कुमारी ईशा का वकील माना जा सकता है। क्या यह भूमिका यहां मेरी उपस्थिति को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त होगी? वकील हेमंत चौंक गया जय सिंह को देखते हुए। तुम्हारी उम्र क्या है? तुम वकील कैसे बन गए? तुम किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें मेरी उम्र के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं इस बात की कि मैं वकील हूं या नहीं, जय सिंह ने कहा, लेकिन कुमारी ईशा के अनुबंध का मामला पूरी तरह से मुझे सौंपा गया है।
इतना ही यहां रहने के लिए मेरी योग्यता साबित करने के लिए काफी होना चाहिए है ना। हेमंत ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। जैसा कि जय सिंह ने कहा था, अगर ईशा चाहती थी कि वो उसके अनुबंध के मुद्दे को सुलझाए, तो उसके पास सच में कहने के लिए कुछ नहीं था। ईशा, तुम्हें अनुबंध समाप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है और कंपनी को भी अनुबंध के उल्लंघन के लिए तुम पर मुकदमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हेमंत ने ईशा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्यों न तुम पहले मेरे दफ्तर में आओ, मैं तुम्हारे लिए स्थिति का विश्लेषण करूंगा और तुम तय कर सकती हो कि क्या करना है, कैसा रहेगा। हेमंत के चेहरे पर कामुक इरादा साफ झलक रहा था। ईशा जय सिंह के पीछे और छिप गई और फुसफुसाई, कोई आवश्यकता नहीं है, जय सिंह इसे संभाल लेंगे। ईशा, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ पा रही हो? हेमंत ने उत्सुकता से कहा, अगर तुम इस बार अनुबंध का उल्लंघन करती हो तो कम से कम 50 करोड़ का जुर्माना लगेगा। मुझे पता है कि तुम्हारा सिसोदिया परिवार अमीर है, लेकिन अगर तुम अनुबंध से बाहर निकलने के लिए जुर्माना भरती हो तो भविष्य में किसी दूसरी कंपनी में जाने पर तुम्हारे लिए कठिनाई होगी। अगर उद्योग के लोगों को तुम्हारी स्थिति के बारे में पता चल गया तो क्या तुम इस क्षेत्र में रह पाओगी? ईशा ने चिंतित भाव से जय सिंह की ओर देखा। जय सिंह ने एक ठंडी मुस्कान दी, ये देखते हुए कि हेमंत को वास्तव में बहुत अनुभव था। ये शायद कई अन्य महिला हस्तियों के विरुद्ध काम कर चुका था। 50 करोड़ बहुत ज्यादा नहीं है, जय सिंह ने कहा, हम अभी भी इसे वहन कर सकते हैं। अगर तुम इस क्षेत्र में नहीं रह पाई तो क्या करोगी? हेमंत ने गुस्से से कहा। अगर मैं इस क्षेत्र में नहीं रह सकती तो मैं इसमें नहीं रहूंगी। जय सिंह मुस्कुराया। मैनेजर हेमंत, अगर आपके पास कोई और काम नहीं है तो क्या आप कृपया एक तरफ हट सकते हैं? आप लिफ्ट को रोक रहे हैं। हेमंत का चेहरा अजीब हो गया। ये चालें आमतौर पर साधारण महिला हस्तियों के खिलाफ अचूक होती थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे ईशा पर कोई लाभ नहीं मिल रहा था? अपने सामने जय सिंह को देखकर हेमंत गुस्से में अपने दांत पीसने से खुद को नहीं रोक सका। अगर ये लड़का न होता तो क्या वह छोटी लड़की ईशा को संभालना आसान नहीं होता? ईशा, हेमंत अभी भी हार नहीं मान रहा था, अपनी धोखेबाजी जारी रखना चाहता था। मैनेजर हेमंत, कृपया रास्ता दें। जय सिंह ने अपनी आवाज ऊंची की, जिससे कई दर्शकों का ध्यान आकर्षित हुआ। लोगों ने हेमंत को जिस नजर से देखा उसमें स्वाभाविक रूप से उपहास और मजाक था। शर्मिंदा होकर हेमंत केवल शर्मिंदगी से रास्ता साफ कर सका। जय सिंह ईशा को ऊपर सबसे ऊपरी मंजिल पर ले गया, जहां निदेशक मंडल की बैठक हो रही थी। किसी ने पहले ही ईशा के आने की सूचना दे दी थी, इसलिए सभी निदेशक बैठक कक्ष में बैठे थे। जय सिंह और ईशा के ऊपर आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ईशा अंदर आई, महिलाओं में से एक गुस्से में खड़ी हो गई। ईशा, क्या तुम्हारे पास वापस आने का चेहरा भी है? क्या तुम्हें पता है कि तुमने कंपनी को कितना नुकसान पहुंचाया है? मैं तुम्हें बता रही हूं, वापस आकर रोने और माफी मांगने के बारे में सोचना भी मत, ताकि ये मामला सुलझ जाए। इस बार कंपनी इसे निश्चित रूप से नहीं छोड़ेगी। कमरे में मौजूद अन्य लोग भी ईशा को ठंडी मुस्कान के साथ देख रहे थे। ईशा के ऊपर चढ़ने के दौरान वे इस बात पर आम सहमति बना चुके थे कि वे उसे एक भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेंगे। ईशा का चेहरा शर्मिंदगी से भर गया और उसने धीमी आवाज में कहा, कृपया सब मेरी बात सुने। ये मेरी गलती नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि मैंने केवल कुछ गीत लिखे थे, लेकिन किसी तरह संगीत तैयार होने के बाद मेरा नाम वहां भी दिखाई दिया। ये निश्चित रूप से प्रोडक्शन विभाग की कोई समस्या होनी चाहिए। क्या अब तुम प्रोडक्शन विभाग पर दोष मढ़ना चाहती हो? एक आदमी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैंने प्रोडक्शन विभाग की रिपोर्ट सुनी है। जब गीत प्रोडक्शन के लिए लाया गया था तो ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि संगीत और गीत तुमने लिखे थे। प्रोडक्शन विभाग ने बस तुम्हारी आवश्यकताओं का पालन किया। ये उनकी गलती कैसे हो सकती है? मुझे सच में नहीं पता कि क्या हुआ। ईशा ने उत्सुकता से कहा। इसके अलावा लावण्या ने भी कहा है कि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लावण्या तुम्हारी दोस्त है, बेशक वो तुम्हारी सहायता करेगी, लेकिन बाहर की मीडिया ऐसा नहीं सोचती
और कंपनी को फिर भी नुकसान उठाना पड़ेगा। निराश होकर ईशा सबसे अंदर बैठे बुजुर्ग की ओर मुड़ी और फुसफुसाई, चेयरमैन, मैं इस मामले में निर्दोष हूं। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहे थे, जैसे कि हर चीज का उनसे कोई लेना देना नहीं था। उनके आसपास के पुरुष सभी जानते हुए मुस्कुराए शाम को, और संपर्क उससे क्या अच्छा हो सकता था। पुरुषों ने ईशा को गर्मजोशी भरी नजरों से देखा। वो देश की सबसे लोकप्रिय सितारों में से एक थी। अतीत में जब ईशा अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर थी और एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली परिवार का समर्थन प्राप्त था, तो इन लोगों ने उसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं की थी। लेकिन अब एक अवसर प्रस्तुत हुआ था। वे कैसे विचार नहीं कर सकते थे? शर्मिंदा होकर ईशा को समझ नहीं आया कि कैसे जवाब दे। तभी जय सिंह ने बोलना शुरू किया, वास्तव में क्या इस मामले पर चर्चा करने की भी कोई आवश्यकता है? अगर आप ईशा पर विश्वास करते हैं तो अनुबंध जारी रहना चाहिए। अगर आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं तो बस इसे समाप्त कर दें। समय क्यों बर्बाद करें? और शाम को उससे फिर से संपर्क करना। चाचा, आपकी उम्र क्या है? क्या आप नहीं जानते कि रात में एक महिला से संपर्क करना अनुचित है? आपको कोई शर्म नहीं है? क्या ईशा की कोई शर्म नहीं है? इन शब्दों पर कमरे में हंगामा मच गया। ज्यादातर लोग जय सिंह को उसकी धृष्टता के लिए कोस रहे थे। जिस व्यक्ति को जय सिंह ने संबोधित किया था वो चेयरमैन संग्राम सिसोदिया का बेटा विक्रम सिसोदिया था और सितारा एंटरटेनमेंट कंपनी का जनरल मैनेजर था। कंपनी में उसका पद बहुत ऊंचा था क्योंकि संग्राम सिसोदिया का कंपनी पर पूर्ण अधिकार था। संग्राम सिसोदिया के अलावा कोई और विक्रम सिसोदिया से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करता था। जय सिंह की टिप्पणियों ने स्वाभाविक रूप से एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। विक्रम सिसोदिया का भाव बर्फीला हो गया और उसने तिरस्कारपूर्वक नाक सिकोड़ी और उनके आसपास का कोलाहल तुरंत बंद हो गया। उसने जय सिंह को ऊपर से नीचे तक देखा और ठंडे स्वर में कहा, ईशा कंपनी की नीति कहती है कि बाहरी लोग बस ऐसे ही अंदर नहीं आ सकते। इस व्यक्ति की उपस्थिति का क्या मतलब है? क्षमा करें, मैं बाहरी व्यक्ति नहीं हूं। जय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुमारी ईशा का वकील हूं। विशेष रूप से अनुबंध के मुद्दे से निपटने के लिए यहां आया हूं। अगर आपको कुछ कहना है तो आपको ईशा से पूछने की आवश्यकता नहीं है, बस सीधे मुझसे बात करें। तुम वकील हो? विक्रम सिसोदिया चौंक गया। यह कैसे संभव हो सकता था? इसमें इतना आश्चर्यजनक क्या है? क्या आपने नहीं सुना कि वीर युवावस्था में ही उभरते हैं? जय सिंह ने ताना मारते हुए कहा। आपने अपने जीवन के इतने साल बर्बाद कर दिए। क्या इसका मतलब यह है कि बाकी सब भी आपकी तरह मूर्ख हैं? इस दुनिया में हमेशा ऐसे प्रतिभाशाली लोग होते हैं जिन्हें आप समझ नहीं सकते। पफ, ईशा अपनी हंसी नहीं रोक सकी। जय सिंह के शब्दों ने उसे इतना हंसाया कि वो अपना चेहरा सीधा नहीं रख सकी। जय सिंह ने वास्तव में किसी का चेहरा नहीं बख्शा था, बिना गाली दिए अपमान किया था, लेकिन किसी को भी क्रोधित करने के लिए पर्याप्त था। गुस्से से उबलते हुए विक्रम सिसोदिया मेज पर अपना हाथ पटकने ही वाला था और चिल्लाया, ठीक है, चूंकि तुम उसके वकील हो तो अनुबंध के उल्लंघन की बात करते हैं। हमारे साथ किए गए अनुबंध के अनुसार उस पर साहित्यिक चोरी का आरोप है जिसने कंपनी की प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। कंपनी एक तरफा अनुबंध समाप्त कर सकती है। इसके अलावा उसे जुर्माना देना होगा और अनुबंध के अनुसार जुर्माना 50 करोड़ है। क्या तुम उसके वकील के रूप में पर्याप्त धन लाए हो? 50 करोड़ है ना? जय सिंह ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। पैसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें पहले स्पष्ट करने की आवश्यकता है। तुम्हारे पास और क्या कहने को हो सकता है? विक्रम सिसोदिया ने तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए कहा। मुझे पता है कि सिसोदिया परिवार अमीर है, लेकिन समय बदल गया है। क्या उन्हें एक बार में 50 करोड़ निकालने में कष्ट नहीं होगा? उन्हें कष्ट हो या न हो, यह आपकी चिंता का विषय नहीं है, जय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। अनुबंध के अनुसार यदि हमारी कोई गलती नहीं है और कंपनी एकतरफा अनुबंध समाप्त करती है तो क्या कंपनी को भी मुआवजा देना होगा? बेशक अनुबंध में यह कहा गया है, लेकिन इस मामले में गलती स्पष्ट रूप से तुम्हारी तरफ से है। कंपनी को मुआवजा देने के लिए क्या है?
विक्रम सिसोदिया ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। बेशक मुझे पता है, मैं बस पूछ रहा था, जय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। या पूछना भी मना है। विक्रम सिसोदिया की भौहें तन गई, फिर भी उसने ठंडे स्वर में कहा, यह अनुबंध में निर्धारित है, लेकिन इस मामले में कंपनी की ओर से कोई गलती नहीं है। अनुबंध के अनुसार यदि कुमारी ईशा की कोई गलती नहीं है और कंपनी एकतरफा अनुबंध समाप्त करती है तो कंपनी को कम से कम 50 करोड़ का मुआवजा देना होगा, और ये 100 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। क्या मैं सही हूं? जय सिंह ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने पहले ही कह दिया है, गलती उसकी है। ये सब बकवास क्यों कर रहे हो? विक्रम सिसोदिया ने गुस्से से कहा। मैं केवल एक काल्पनिक बात कर रहा था, मैनेजर विक्रम। क्या आपको समझने में कठिनाई होती है, या आपका दिमाग इतना कमजोर है कि आप मेरे प्रश्न की काल्पनिक प्रकृति को नहीं समझ सकते? जय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। चेयरमैन सिसोदिया, शायद आपको अपने बेटे को अस्पताल में अपनी बुद्धि की जांच करवानी चाहिए। वो वास्तव में एक जनरल मैनेजर बनने की बुद्धि नहीं रखता। विक्रम सिसोदिया गुस्से से भड़क उठा खड़ा हो गया और मेज पर हाथ पटकते हुए बोला, तुमने क्या कहा? हिम्मत है तो फिर से कहो। अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर खड़े होकर जय सिंह बस शांति से मुस्कुराया। क्या मैनेजर विक्रम नखरे दिखाने की योजना बना रहे हैं, या शायद आप एक वकील पर हमला करने पर विचार कर रहे हैं? विक्रम सिसोदिया एक पल में शांत हो गया। एक साधारण व्यक्ति को पीटना एक बात थी, लेकिन एक वकील को मारना, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। इसके अलावा यह सिसोदिया परिवार द्वारा भेजा गया एक वकील हो सकता है। वो उस पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। एक वकील पर हमला करने से वो निश्चित रूप से बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। मैं तुम पर अपनी सांस बर्बाद नहीं करूंगा, विक्रम सिसोदिया ने गुस्से से चिल्लाया। चूंकि तुम अनुबंध समाप्त करने के लिए यहां हो तो कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। 50 करोड़ का जुर्माना चुकाने के बाद तुम दफा हो सकते हो। मैनेजर विक्रम, अगर आपको बेहतर नहीं पता तो बस बात मत करो। जय सिंह ने कहा, अनुबंध समाप्त करने के लिए एक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमें अपने विशिष्ट इरादों को लिखना होगा, जुर्माने के मामले को निपटाना होगा, और फिर उसका भुगतान करने के लिए आगे बढ़ना होगा। आप हमें अनुबंध दिए बिना पैसे की मांग कर रहे हैं। इसमें क्या समझदारी है? विक्रम सिसोदिया के दांत कटटाने की आवाज के साथ पिस रहे थे, और उसने गुस्से से चिल्लाया, हमारी कंपनी का कानूनी विभाग तुम्हारे साथ इस मामले को संभालेगा। अगर और कुछ नहीं है तो यहां से दफा हो जाओ। मैं तुम्हारी बकवास सुनने के मूड में नहीं हूं। बेशक मैं कानूनी विभाग से मिलने जा रहा हूं। तुम्हारी बुद्धि के स्तर के साथ मैं तुम्हारे साथ चर्चा नहीं कर सकता। जय सिंह हंसा और बोला, मैं यहां बस तुमसे इस बारे में बात करने आया था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे साथ इस चीज से निपटने आया था? तुम विक्रम सिसोदिया गुस्से से लगभग बेहोश होने वाला था, लेकिन जय सिंह ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और ईशा की ओर मुड़कर कहा, चलो हम कानूनी विभाग के साथ इसे सुलझा लेंगे। ईशा ने सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि जय सिंह स्थिति को कैसे संभालने जा रहा है। हालांकि उसे जय सिंह पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो जो भी करेगा वो उसका पूरा समर्थन करेगी। भले ही इसका मतलब अब स्टार न रहना हो, उसे कोई पछतावा नहीं होगा। दोनों को जाते देख विक्रम सिसोदिया ने तुरंत कानूनी विभाग को फोन किया। उन्हें हर कीमत पर ईशा को कठिन समय देने का निर्देश दिया। ईशा का लाभ उठाने में असमर्थ विक्रम सिसोदिया उसे एक बड़ा नुकसान पहुंचाकर अपनी प्रतिष्ठा दिखाना चाहता था। जब जय सिंह और ईशा कानूनी विभाग में पहुंचे तो कर्मचारी विक्रम सिसोदिया के निर्देशों के अनुसार अंतहीन रूप से कठिन थे। सभी प्रकार की कठोर शर्तें सामने ला रहे थे। नुकसान के हर जाने को जितना संभव हो उतना ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहे थे। ईशा कई बार बोलना चाहती थी, लेकिन हर बार जय सिंह ने उसे रोक दिया। जय सिंह ने पूरी बातचीत के दौरान एक मुस्कान बनाए रखी, जैसे कि वो उनकी चालों को नहीं समझ रहा हो। उन्हें विभिन्न शर्तों को जोड़ने दे रहा था। यहां तक कि बाद में जब मुआवजे की राशि स्पष्ट रूप से अनुबंध के दायरे से बाहर थी, तब भी जय सिंह ने परवाह नहीं की और उन्हें इसे अपनी मर्जी से जोड़ने दिया। आगे पीछे की बातचीत के बाद कुल गणना किया गया नुकसान का हर्जाना 57 करोड़ रुपए था,
जो जय सिन्हा द्वारा पहले बताए गए से 7 करोड़ अधिक था। 57 करोड़ ईशा अपनी सुंदर आंखों को आश्चर्य से चौड़ा करने से नहीं रोक सकी। क्या 50 करोड़ पहले से ही ऊपरी सीमा नहीं थी? अतिरिक्त 7 करोड़ कैसे हो सकते हैं? ये अनुबंध के अनुसार गणना की गई है। क्या आपका कोई प्रश्न है? कानूनी विभाग ने ताना मारा। ईशा कुछ कह पाती उससे पहले ही जय सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने इसे देख लिया है और कोई समस्या नहीं है। क्या हम अब समझौते को समाप्त करने के लिए अनुबंध लिख सकते हैं? मैं भुगतान करना चाहता हूं। कानूनी विभाग ने आश्चर्य से जय सिन्हा को देखा। मन ही मन उसे एक मूर्ख के रूप में कोस रहा था। स्पष्ट रूप से घोटाला किया जा रहा था, फिर भी वो पैसे स्थानांतरित करने के लिए उत्सुक था। क्या ये आदमी बहुत अमीर था जिसके पास खर्च करने के लिए कोई जगह नहीं थी? उसी समय कानूनी विभाग ने ईशा पर एक नजर डाली, दोनों के बीच के रिश्ते पर विचार कर रहा था। क्या यह हो सकता है कि जय सिन्हा ईशा का नया अमीर प्रेमी था? ईशा का दिल जीतने के लिए जुर्माना देना चाहता था। इस विचार के साथ कानूनी विभाग को अचानक ज्ञानोदय महसूस हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि जय सिन्हा पैसे खर्च करने के लिए इतना इच्छुक था। वो सुंदरी को जीतने के लिए ऐसा कर रहा था। अगर उन्हें यह पहले पता होता तो वे और भी जोड़ देते। आखिरकार हर दिन आपको इस तरह के एक बड़े खर्च करने वाले को ठगने का मौका नहीं मिलता। एक बार अनुबंध पूरा हो जाने के बाद जय सिंह ने तुरंत लाला भाई को फोन किया और उसे 57 करोड़ रुपए स्थानांतरित करने के लिए कहा। जय सिंह, तुम क्या कर रहे हो? ईशा चौंक गई। पैसा सिसोदिया परिवार से आना था। जय सिंह इसे क्यों दे रहा था? ये कुछ नहीं है, जय सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। ये पैसा हमारे परिवार द्वारा दिया जाना चाहिए। तुम क्यों दोगे? ईशा ने जल्दी में कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जय सिंह ने अभी भी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उनकी बातचीत सुनकर कानूनी विभाग अपनी अटकलों के बारे में और भी आश्वस्त हो गया। ये वास्तव में वैसा ही था जैसा उन्होंने कल्पना की थी। ईशा बिल्कुल बुरा नहीं है। तुम्हें उस छोटे मोटे अभिनेता प्रेमी से अलग हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है और तुमने पहले से ही अपने लिए एक अमीर आदमी ढूंढ लिया है। कानूनी विभाग ने ताना मारा। मैं देख रहा हूं कि सिसोदिया परिवार की वित्तीय समस्या बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। बस बाहर जाओ और उसके जैसे कुछ और ढूंढो और अरबों की पारिवारिक संपत्ति कोई मुद्दा नहीं होगी। तुमने क्या कहा? ईशा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तभी लाला भाई ने फोन करके बताया कि पैसा पहले ही स्थानांतरित कर दिया गया है। पहले जय सिंह ने राठौड़ परिवार से 8,000 करोड़ रुपए ठगे थे, जो अब सब स्वर्गलोक क्लब में थे। स्वर्गलोक क्लब के पास निश्चित रूप से बहुत सारा अतिरिक्त नकद था। 57 करोड़ रुपए स्वाभाविक रूप से जय सिन्हा के लिए एक शब्द के व्यापार से ज्यादा नहीं थे। पैसा आ गया है, इसे देख लो, जय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर कोई समस्या नहीं है तो मुझे अनुबंध दे दो और हम समाप्ति को पूरा मानेंगे। कोई समस्या नहीं। कानूनी मामलों ने जांच की और तुरंत हंस पड़े। यार, ये काफी साहसिक कदम है। एक लड़की को लुभाने के लिए 57 करोड़ खर्च करना। तुम सच में उदार हो। क्या पैसा आ गया है? जय सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। आ गया है। कानूनी मामलों ने ईशा पर एक नजर डाली और हंसते हुए कहा, तो कैसा रहा? क्या तुम सफल हुए? मैंने सुना है कि उसके साथ मिलना आसान है। तुम्हें इतने पैसे बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं थी। क्या तुम मुझे अनुबंध दे सकते हो? जय सिंह अभी भी हल्के से मुस्कुराया। ये लोग कानूनी मामलों ने पूरा अनुबंध जय सिन्हा को दिया, अभी भी छेड़ते हुए। इतने पैसे खर्च करके तुम्हें इसे सार्थक बनाने के लिए कितनी बार करना होगा? हाँ, मुझे सच में समझ नहीं आता कि तुम अमीर लोग क्या सोचते हो। ईशा इतनी गुस्से में थी कि उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया और वो बोल भी नहीं पा रही थी। जय सिंह ने कानूनी मामलों को पूरी तरह से अनदेखा किया, अनुबंध पर एक नजर डाली, उसे सुरक्षित रूप से रख लिया और फिर अपना सिर उठाकर कानूनी मामलों को देखा, एक हल्की मुस्कान के साथ। कानूनी मामले जय सिंह की मुस्कान से पूरी तरह से भ्रमित हो गए और आश्चर्य से पूछा, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? जय सिंह ने एक शब्द नहीं कहा, बस कानूनी मामलों को गर्दन से पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और उसे जबरदस्ती जमीन पर दबा दिया। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो?
कानूनी मामले गुस्से में थे, उठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जय सिंह ने एक कुर्सी पकड़ी और उसे सीधे उसकी पीठ पर दे मारा। कुर्सी टूट गई और कानूनी मामले जमीन पर पड़े रहे, उठ नहीं पा रहे थे। चारों ओर देखने वाले तुरंत शोर मचाने लगे और चारों ओर इकट्ठा हो गए। जय सिंह ने शब्द बर्बाद नहीं किए, समूह के नेता को लात मारी और उसे उड़ता हुआ भेज दिया। बाकी जल्दी से बिखर गए। तुम यहां लोगों को मारने की हिम्मत करते हो? कानूनी मामलों ने खून थूकते हुए कहा। मैं तुम पर मुकदमा करने जा रहा हूं। मैं तुम पर मुकदमा करने जा रहा हूं। पुलिस को बुलाओ, उसे गिरफ्तार करो। जय सिंह हल्के से मुस्कुराया। कानूनी मामलों को देखने के लिए नीचे झुका। आगे बढ़ो, पुलिस को बुलाओ। लेकिन पहले मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। मैंने अभी जो कुछ भी कहा वो सब रिकॉर्ड कर लिया है। कुमारी ईशा का तुम्हारा अपमान। अगर सिसोदिया परिवार इस मामले को आगे बढ़ाने का फैसला करता है तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम कितने साल जेल में बिताओगे सिसोदिया परिवार के प्रभाव के साथ? क्या तुम्हें लगता है कि तुम जेल से जिंदा बाहर निकल पाओगे सिसोदिया परिवार के प्रभाव के साथ? तुम्हारे जेल जाने के बाद तुम्हारे परिवार के साथ किस तरह का व्यवहार होगा? कानूनी मामले तुरंत हके बक्के रह गए। हालांकि सिसोदिया परिवार पतन पर था, लेकिन वे ऐसी चीज नहीं थे जिसे उसके जैसा छोटा मोटा आदमी उकसाने का जोखिम उठा सके। वो पहले ईशा के प्रति अत्यधिक अपमानजनक था, क्योंकि वह थोड़ी नरम स्वभाव की थी, इसलिए उसे किसी बात का डर नहीं था। और जय सिंह ने हमेशा एक हल्की मुस्कान बनाए रखी थी, जिससे उसे ये आभास हुआ कि जय सिंह भी एक दब्बू आसानी से हेरफेर करने वाला व्यक्ति था, जिसने उसकी टिप्पणियों को विशेष रूप से अत्यधिक बना दिया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि जय सिन्हा बिल्कुल भी दब्बू नहीं था। सिसोदिया परिवार को शामिल किए बिना भी सिर्फ जय सिंह की अपार संपत्ति ही उसे मरने के बाद अपने शरीर को रखने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ने के लिए पर्याप्त थी। तुम क्या कहते हो? जय सिंह ने मुस्कुराते हुए पूछा। अभी भी पुलिस को बुलाना चाहते हो? नहीं, मैं नहीं बुलाऊंगा, कानूनी मामलों ने कांपती आवाज में कहा। तुम पुलिस को नहीं बुला सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह मामला सुलझ गया है। जय सिंह ने कहा। तुम्हें अपने शब्दों के लिए एक कीमत चुकानी होगी। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तुम क्या करना चाहते हो? कानूनी मामले चौंक गए। क्या इस तरह पीटा जाना काफी सजा नहीं थी? जय सिंह ने कहा। तुम लोगों का इस तरह अपमान करते हो और सोचते हो कि तुम्हें माफी मांगने या उनकी क्षमा पाने की आवश्यकता नहीं है। कानूनी अधिकारी ने जय सिंह को देखा और काफी देर तक चुप रहा। फिर आखिरकार उसने अपने दांत पीसे और धीमी आवाज में कहा, क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। जैसे ही ईशा बोलने वाली थी, जय सिंह ने उसकी ओर हाथ हिलाया और उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। तुम्हारी माफी में पर्याप्त ईमानदारी नहीं लग रही है। जय सिंह ने अपनी बाहें मोड़कर हंसते हुए कहा। अगर कुमारी ईशा तुम्हें माफ नहीं करती तो तुम्हारी माफी का कोई मतलब नहीं है। तुम कानूनी अधिकारी घबरा गया। तुम मुझसे और क्या करवाना चाहते हो? मैंने पहले ही माफी मांग ली है। अगर वो इसे स्वीकार नहीं करती तो इसमें मेरी क्या गलती है? जैसा कि मैंने कहा, तुम्हारी ईमानदारी में कमी है। जय सिंह हंसा। या तुम घुटने टेककर और सिर झुकाकर माफी मांगने की कोशिश कर सकते हो, सपनों में भी नहीं। कानूनी अधिकारी ने गुस्से में जवाब दिया। मुझे मजबूर मत करो। अगर सच में पुलिस बुलाने की नौबत आई तो तुम मुझे इस तरह मारने से बच नहीं पाओगे। लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में जो शब्द कहे, कौन गवाही दे सकता है कि मैंने उन्हें बोला है? आसपास के सभी लोगों ने अपना सिर घुमा लिया। बेशक वे कानूनी अधिकारी के पक्ष में थे। जय सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गवाही देने के लिए किसी को खोजने की क्या आवश्यकता है? जब मैं अंदर आया तो मैंने संयोग से अपने फोन पर वॉइस रिकॉर्डर चालू कर दिया था। तुमने जो कुछ भी कहा है वो अब उसमें है। क्या तुम इसे फिर से सुनना चाहोगे? तुम कानूनी अधिकारी हक्का बक्का रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जय सिंह ऐसा कुछ करेगा। तो क्या तुम पुलिस को बुलाओगे या तुम माफी मांगोगे? जय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। कानूनी अधिकारी ने ईशा को और फिर अपने आसपास के लोगों को देखा। अंत में वो केवल अपना सिर झुकाकर घुटने टेक सका। कुमारी ईशा, मैं मुझे क्षमा करें। ईशा का भाव थोड़ा नरम हुआ, लेकिन फिर भी जय सिंह ने उसकी ओर हाथ हिलाया
उसे न बोलने का संकेत दिया। ईशा को चुप रहते देख कानूनी अधिकारी और भी चिंतित हो गया। कुमारी ईशा, आप वास्तव में क्या चाहती हैं? मैं घुटने टेक चुका हूं। आप और क्या चाहती है? तुम्हारा लहजा ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम माफी मांग रहे हो, जय सिंह ने धीरे धीरे कहा। या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए? नहीं, कानूनी अधिकारी ने उत्सुकता से विनती की। कुमारी ईशा, आपको माफ करने के लिए वास्तव में क्या करना होगा? बस मुझे बताइए और मैं वह करूंगा। क्या मैं नहीं कर सकता? ईशा ने कुछ नहीं कहा और जय सिंह हंसा। कुमारी ईशा का दिल दयालु है और वो तुम्हारे लिए चीजें कठिन नहीं बनाना चाहती। हालांकि तुमने जो किया वो वास्तव में बहुत ज्यादा था। ऐसा करते हैं, मेरा सुझाव है कि तुम खुद को 100 बार थप्पड़ मारो। तुम्हारे ऐसा करने के बाद हम मामले को सुलझा हुआ मान सकते हैं। कैसा रहेगा? खुद को थप्पड़ मारू? कानूनी अधिकारी चौंक गया। तुम मजाक कर रहे हो? खुद को 100 बार थप्पड़ मारू? अगर तुम तैयार नहीं हो तो इसे भूल जाओ, फिर मैं पुलिस को बुलाऊंगा। जय सिंह ने अपना फोन निकाला। रुको रुको, मैं खुद को थप्पड़ मारूंगा। कानूनी अधिकारी निराश होकर कई गहरी सांसें लेने के बाद उसने अपना हाथ उठाया और कांपते हुए खुद को एक थप्पड़ मारा। मैं शायद पुलिस को ही बुला लूं। यह बहुत हल्का था, जय सिंह ने कहा। इसमें बिल्कुल भी ईमानदारी नहीं है। मैं करूंगा। कानूनी अधिकारी ने जल्दी से चिल्लाया, फिर खुद को जोर से चेहरे पर थप्पड़ मारा और जल्दी से पूछा, क्या ये काफी है? अच्छा, ये एक हुआ, जारी रखो। जय सिंह ने कहा। 100 बार? अगर एक भी बहुत हल्का हुआ तो मैं पुलिस को बुला रहा हूं। कानूनी अधिकारी अपनी आंखें घुमाने की हद तक परेशान। अंत में उसके पास खुद को 100 बार थप्पड़ मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हर एक उसके गाल पर भारी पड़ रहा था। आधे रास्ते तक उसका मुंह एक सॉसेज की तरह सूज गया था और कोने से खून रिस रहा था। ईशा परेशान महसूस कर रही थी। उसने कई बार बोलने का प्रयास किया, लेकिन हर बार जय सिंह ने उसे रोक दिया। इस तरह का व्यक्ति जो इतना अपमानजनक बोलता है, उसे सबक कैसे नहीं सिखाया जा सकता? 100 कोड़ों के बाद वो आदमी लगभग बेहोश हो गया था। बहुत अच्छा, हम तुम्हें माफ करते हैं, जय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। याद रखना, अगली बार तुम्हें क्या कहना है ये देखना चाहिए और कुछ सदाचार रखना चाहिए। कानूनी मामलों का कर्मचारी जमीन पर पड़ा था, बेदम और अवाक। जय सिंह ईशा के साथ घटनास्थल से चला गया, आत्मविश्वास से अकड़कर। उसके हावभाव से कोई कभी अनुमान नहीं लगा सकता था कि उसने अभी अभी 57 करोड़ रुपए खो दिए हैं। इसके बजाय ऐसा लग रहा था जैसे उसने 57 करोड़ रुपए का लाभ कमाया हो। जैसे ही वे लिफ्ट में दाखिल हुए, ईशा ने तुरंत उत्सुकता से पूछा, जय सिंह, तुम क्या कर रहे हो? तुम ये पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? सिसोदिया परिवार इतना नीचे नहीं गिरा है कि हमें दूसरों से दान की आवश्यकता हो। जैसे ही उसने बोला, ईशा की आंखें लाल हो गई। इन पिछले कुछ दिनों में उसने जो अपमान सहे थे वे बहुत ज्यादा थे। आज की घटना ने उसे टूटने के करीब धकेल दिया था और उसने एक बार फिर मानव स्वभाव का भयावह पक्ष देखा था। कुमारी, चिंता मत करो, जय सिंह ने हंसते हुए कहा। मुझे पता है कि सिसोदिया परिवार अमीर है, लेकिन तुम मुझे निवेश करने से नहीं रोक सकती। क्या? ईशा पूरी तरह से भ्रमित थी। क्या निवेश है? जय सिंह हंसा। चिंता मत करो, कोई भी मेरा पैसा बस ऐसे ही नहीं ले सकता। अगर वे मेरा पैसा निगलना चाहते हैं तो उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। लेकिन स्पष्ट कर दूं, मैंने 57 करोड़ रुपए लगाए हैं और जब हम लाभ कमाएंगे तो मैं 60% लूंगा। ईशा अभी भी चकित थी। तुम पैसे कैसे कमाओगे? ये एक जुर्माना शुल्क है, ये एक निवेश कैसे हो सकता है? ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। बस इतना जान लो कि मैं 60% ले रहा हूं, जय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। जय सिंह को देखते हुए ईशा ने चिढ़कर कहा, तुम सब ले सकते हो, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम लाभ कमा सकते हो। अगर हम कोई पैसा नहीं कमाते हैं तो मेरा सिसोदिया परिवार तुम्हें चुका देगा। जैसे ही वे लिफ्ट से बाहर निकले, जय सिंह लॉबी में एक हंगामा सुन सकता था। ध्यान से देखने पर उसने देखा कि लोगों का एक समूह जोर जोर से बहस कर रहा था और जिस मैनेजर ने पहले ईशा का अपमान किया था वो एक पीटे हुए कुत्ते की तरह फर्श पर दुबका हुआ था, अत्यंत दयनीय हालत में। उसे पीटने वाले छोटी लड़की के परिवार के सदस्य थे।
वे आने पर अत्यंत आक्रामक थे, बिना किसी चर्चा के लड़ाई शुरू कर दी। कुछ लोगों ने शुरू में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन छोटी लड़की के पिता और भाई द्वारा चाकू निकालकर कई लोगों को घायल करने के बाद सब बिखर गए। इस बिंदु पर किसी ने भी हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। ये वे लोग थे जिन्होंने एक प्रियजन को खो दिया था, खून के प्यासे थे, और कोई भी उनके क्रोध का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। और ईमानदारी से मैनेजर ने जो किया था वो भी सम्मानजनक नहीं था। कोई उसके लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा। मैनेजर पहले सूट और टाई में अकड़कर चलता था, आकर्षक दिखता था। अब उसे इतनी बुरी तरह पीटा जा रहा था कि वो खुद को गंदा कर रहा था, जमीन पर पड़ा था और लगातार रो रहा था। फिर भी परिवार रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। वे उसे लात मारने और अपना गुस्सा निकालने के लिए बार बार वापस आते रहे। जब जय सिंह और ईशा लिफ्ट से बाहर निकले तो उन्होंने तुरंत दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। लोग कानाफूसी कर रहे थे और जय सिंह की ओर उनकी नजरें विस्मय से भरी थी। आखिरकार उसकी भविष्यवाणी अविश्वसनीय रूप से सटीक थी। काका दूर से हंगामा देख रहे थे और उन दोनों को देखकर जल्दी से पास आए। कुमारी मास्टर, जय कैसा रहा? हमने जुर्माना शुल्क चुका दिया है। जय सिंह ने हंसते हुए कहा। काका हक्के बक्के रह गए। क्या तुम ठीक से बातचीत करने वाले नहीं थे? तुमने जुर्माना शुल्क कैसे चुका दिया? तुमने कितना चुकाया? अब इसके बारे में बात न करें। जय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। लावण्या कहाँ है? चलो पहले उसे देखते हैं। तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? ईशा ने उत्सुकता से पूछा। इन दिनों उसका मिजाज खराब रहा है और वो काम पर नहीं आई है। उसे भी शायद बर्खास्तगी का सामना करना पड़ रहा है, मुझे लगता है। जय सिंह ने हंसते हुए कहा। खैर, मैंने सारा निवेश का पैसा बाहर फेंक दिया है। अब प्रतिफल की तलाश करने का समय है। हालांकि लावण्या काम नहीं कर रही थी, फिर भी वो सीतापुर शहर के एक होटल में रह रही थी। लावण्या से मिलने आने से पहले जय सिंह ने ईशा से उससे संपर्क करने के लिए कहा था, ये कहते हुए कि वो उससे कुछ बात करना चाहता है। 20 मिनट बाद वे उस होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे जहां लावण्या ठहरी हुई थी। अंदर जाने से पहले ईशा ने फुसफुसाकर कहा। जय सिंह, जब हम ऊपर जाएंगे तो कोशिश करना कि ज्यादा कठोर न हो। लावण्या कई वर्षों से मेरी अच्छी दोस्त रही है। मुझे नहीं लगता कि वो मेरे साथ विश्वासघात करेगी। इस समय उसका मन भी ठीक नहीं है। इस घटना के कारण उसे शायद कई लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा, जो उसके लिए बहुत बड़ी रकम है। इसलिए उसे और परेशान मत करना, ठीक है? मैं तुम्हारी बात मानूंगा। जय सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ईशा ने राहत की सांस ली और जय सिंह को लेकर ऊपर चली गई। लावण्या अपने कमरे में अकेली थी। उसकी आंखें थोड़ी लाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो रो रही हो। उसे इस तरह देखकर ईशा ने भी निराशा में एक आह भरी। कमरे में प्रवेश करते ही उन्होंने एक दूसरे को सांत्वना दी और जब बात इस तथ्य पर आई कि ईशा की तरफ से 57 करोड़ का जुर्माना देना पड़ रहा है, तो लावण्या स्पष्ट रूप से चौंक गई। जय सिन्हा, जो पूरे समय चुप रहा था, आधे घंटे बाद उठा और मुस्कुराया। ईशा, अब हमें चलना चाहिए। हम बस ऐसे ही जा रहे हैं। ईशा हैरान थी। जय सिंह ने कहा था कि वो लावण्या से मिलना चाहता है, लेकिन उसने पूरे समय एक शब्द भी नहीं कहा। इसका क्या मतलब था? अब समय हो गया है, जय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे जो चाहिए था वो मिल गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से अब और रुकने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वापस गाड़ी में ईशा ने हैरानी से पूछा, जय सिंह, तुम लावण्या से मिलने आखिर आए, क्यों थे? क्या तुम्हें अब भी उस पर संदेह है? देखो, वो पिछले कुछ दिनों से रो रही है। ये उसकी गलती नहीं है। जय सिंह ने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि ईशा को एक USB ड्राइव थमा दी। पहले इसे देखो, ये क्या है? ईशा ने उत्सुकता से पूछा। ये मुझे लावण्या के घर से मिला है, जय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या ईशा की आंखें फैल गई। तुमने इसे कब लिया? मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। जय सिंह मंद मंद मुस्कुराया। बेशक ईशा को पता नहीं चला। लावण्या ने USB ड्राइव को बहुत अच्छी तरह से छिपाया था। ऊपर जाने के बाद जय सिंह ने लावण्या के विचारों को पढ़ने के लिए
सोल सर्चिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया और यूएसबी के बारे में जान लिया। मिलने के दौरान उसने शौचालय जाने का बहाना बनाया, लेकिन वास्तव में उसने चुपके से छिपी हुई यूएसबी ड्राइव उठा ली। ईशा की गाड़ी में एक लैपटॉप था और जब उसने यूएसबी ड्राइव को उससे जोड़ा तो कई वीडियो सामने आ गए। ये क्या है? ईशा ने उत्सुकता से पूछा। चलो देखकर पता करते हैं, जय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। ईशा ने उनमें से एक वीडियो खोला जिसमें एक छोटा सा कमरा दिख रहा था जो धीमी रोशनी में फिल्माया गया था। हालांकि ये स्पष्ट था कि अंदर बैठे दो लोगों में से एक लावण्या थी। लावण्या के सामने वाला व्यक्ति उपहासपूर्वक बोला, मिस लावण्या, प्रस्ताव वही है। उस तरफ आपको जो भी जुर्माना देना पड़ेगा हम उसका भुगतान करेंगे। साथ ही हम आपको अतिरिक्त 1 करोड़ देंगे। आपको बस इतना करना है कि संगीतकार की जगह उसका नाम लिख दें। ये बहुत कठिन तो नहीं है ना? ईशा की आंखें अचानक चौड़ी हो गई जब उसे एहसास हुआ कि लावण्या को खरीद लिया गया था। मैं तुम पर कैसे विश्वास कर सकती हूं? लावण्या रुकी, फिर गहरी आवाज में बोली। और इसके अलावा क्या यह मामला वाकई इतना आसान है? उसके सामने वाला व्यक्ति हंसा और बोला, चिंता मत करो। हालांकि उस गाने का कॉपीराइट हमारे पास है। हमने इसे कभी भी जनता के सामने जारी नहीं किया है। हमने इसे केवल पंजीकृत किया है। इसके बारे में कोई नहीं जानता। तुम उसे ये दे दो और वो कभी इसकी उम्मीद नहीं करेगी। मौजूदा अखिल भारतीय गायन प्रतियोगिता सबसे महत्वपूर्ण क्षण में है। अगर वो इसका खुलासा करती है तो जब तक हम इसे हवा देंगे वो समाप्त हो जाएगी। आखिरकार ये उत्तर प्रदेश है और सिसोदिया परिवार अब पहले जैसा नहीं रहा। उन्हें नीचे गिराना बहुत आसान है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं पहले अनुबंध तोड़ने के जुर्माने के साथ तुम्हें 1 करोड़ हस्तांतरित कर सकता हूं। एक बार जब तुम्हें पैसे मिल जाएंगे तो तुम्हें और किस बात का डर है? लावण्या ने अपने दांत कसकर भींच लिए। काफी देर तक चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, सिसोदिया परिवार मूर्ख नहीं है। अगर ऐसा होता है और मेरे पास अचानक इतने सारे पैसे आ जाते हैं तो क्या तुम्हें लगता है कि सिसोदिया परिवार को कुछ गड़बड़ महसूस नहीं होगी? उसके सामने वाला व्यक्ति हंसा और बोला, ये आसान है, मैं तुम्हें नकद दूंगा। इस तरह वे पैसों का पता नहीं लगा पाएंगे। कैसा रहेगा मिस लावण्या? ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। 1 करोड़ तुम्हें इतना कमाने में कितने साल लग जाएंगे? लावण्या काफी देर तक चुप रही, जैसे हिचकिचा रही हो। अंत में उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। ठीक है, मुझे नकद चाहिए। वीडियो वहीं समाप्त हो गया, जिससे ईशा वहीं खड़ी रह गई स्तब्ध। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे? वो खुद से बड़बड़ाई। वो मेरी दोस्त है, क्यों वह मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? मैंने तुमसे कहा था कि इस लावण्या में कुछ तो गड़बड़ है। जय सिंह ने धीरे से कहा, उसे न तो तुम पर भरोसा है और न ही दूसरी पार्टी पर। उसने इन वीडियो को सबूत के तौर पर रिकॉर्ड किया है। अगर दूसरी पार्टी मुकर जाती है या कोई और विचार रखती है तो वो इन वीडियो का इस्तेमाल उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए कर सकती है। बस उसने ये नहीं सोचा था कि ये वीडियो उसे भी फंसा देंगे। लेकिन वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? ईशा ने इसे स्वीकार न कर पाने की स्थिति में कहा, मैं उसके लिए कितनी अच्छी थी। मनुष्य का स्वभाव लालची होता है और पैसे के सामने दोस्ती कभी कभी कमजोर पड़ जाती है। जय सिंह ने धीरे से कहा, तुम सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई हो, तुम इन बातों को नहीं समझोगी। वैसे भी इस समाज में तुम किसी का चेहरा जान सकती हो, लेकिन उसका दिल नहीं। ईशा चुप हो गई जब जय सिंह ने अगले कुछ वीडियो खोले। वे सभी लावण्या के दूसरी पार्टी से मिलने के थे, जिसमें यह चर्चा हो रही थी कि ईशा के लिए जाल कैसे बिछाया जाए। आखिरी वीडियो में दूसरी पार्टी लावण्या को नकदी के 2 बैग लाते हुए दिखाया गया था। इन वीडियो के साथ सबूत अकाट्य है। जय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, लावण्या ने पैसे अपने गृहनगर के पुराने घर में छिपा रखे हैं। जब हम वो पैसा ढूंढ लेंगे तो सारे सबूत पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अब प्रतियोगिता में वापस जाने का समय है। क्या हम पहले इसका खुलासा नहीं कर रहे हैं? काका ने हैरानी से पूछा। अगर मिस अभी प्रतियोगिता में जाती है तो लोग निश्चित रूप से साहित्यिक चोरी के मुद्दे को पकड़ लेंगे और ये मिस की रैंकिंग को प्रभावित कर सकता है। अगर हम इसका खुलासा करते हैं तो प्रतियोगिता का परिणाम बेहतर हो सकता है।
ये उत्तर प्रदेश है, विंध्य प्रदेश नहीं। जय सिंह ने अपना सिर हिलाया। हम इसका खुलासा समय से पहले कर सकते हैं। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि कितने मीडिया आउटलेट इसे प्रसारित करने में मदद करेंगे? मत भूलो, जो लोग ईशा को फंसा रहे हैं वे उत्तर प्रदेश से हैं। तो फिर हम क्या करें? काका ने चिंतित होकर कहा। हम पहले प्रतियोगिता में जाएंगे और प्रतियोगिता के दौरान इसका खुलासा करेंगे। जय सिंह ने सुझाव दिया। प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण होता है, इसलिए जब ये पूरे देश में प्रसारित होगा तो वे इसे रोक नहीं पाएंगे। ये काम कर सकता है। काका ने सिर हिलाया। ईशा ने हालांकि अपना सिर हिलाया और कहा, अगर हम प्रतियोगिता के दौरान इसका खुलासा करते हैं तो इसे प्रसारण त्रुटि माना जाएगा और वे इसे सीधे काट सकते हैं। फिर इसका खुलासा करना और भी कठिन हो जाएगा है। जय सिंह हंसा। जब मैं तुम्हारे साथ आया हूं तो मैं उन्हें प्रसारण काटने कैसे दे सकता हूं? प्रतियोगिता एक्सप्लेनर टीवी चैनल पर हो रही थी, जो इसका मुख्य आयोजन स्थल भी था। दोपहर तक टीवी स्टेशन के बाहर बहुत से लोग जमा हो गए थे, क्योंकि इस प्रतियोगिता की रेटिंग वास्तव में बहुत अधिक थी, जो सचमुच बहुत ध्यान आकर्षित कर रही थी। ईशा की गाड़ी सीधे टीवी स्टेशन में चली गई, लेकिन जब वो बाहर निकली तब भी बाहर के तेज नजर वाले प्रशंसकों ने उसे देख लिया। अरे वो ईशा नहीं है। ईशा, उसकी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? वो वही है, टीवी स्टेशन में जा रही है। हे भगवान, वो क्या करने की कोशिश कर रही है? क्या उसे नहीं पता कि उसके कार्य कितने शर्मनाक थे? और वो अब भी वापस आने की हिम्मत कर रही है। लोग ईशा पर चिल्ला रहे थे और गालियां दे रहे थे। उनमें से एक लड़की ने गुस्से से कहा, अरे तुम लोग ऐसे कैसे बात कर सकते हो? ईशा दीदी ने पहले ही एक बयान जारी किया है। उन्होंने केवल गीत के बोल लिखे थे और संगीत नहीं बनाया था। यह घटना उनकी गलती नहीं थी। उन्होंने साहित्यिक चोरी नहीं की। तुम जैसी बच्ची क्या जानती हो? आजकल सभी सितारे ऐसे ही होते हैं। जब कोई परेशानी होती है तो वे तुरंत किसी और पर दोष मढ़ देते हैं। बस प्रशंसकों को धोखा देना और पैसा ठगना जारी रखने के लिए। छोटी लड़की ईशा के परिवार में पैसे की कमी नहीं है और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे धर्मार्थ कार्य किए हैं। वो यहां पैसा ठगने के लिए कैसे आ सकती है? अगर उसके पास पैसे की कमी नहीं है तो वो मुफ्त में प्रदर्शन क्यों नहीं करती? वो अभी भी प्रस्तुतियों के लिए शुल्क क्यों लेती है? वो पूरे देश को मुफ्त संगीत कार्यक्रम क्यों नहीं देती? तुम बस बहस कर रहे हो, लड़की ने। ओ, तुम जैसी छोटी लड़की क्या समझेगी? मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने उसके जैसे कई सितारे देखे हैं। वे सब एक जैसे हैं, पूरी तरह से धोखेबाज। हाँ, क्या उसके पहले इतने सारे प्रेमी नहीं थे? क्या तुम सच में सोचते हो कि वो एक पवित्र और मासूम महिला है? मैं तो मानूंगा कि वो वासना की देवी है। हाँ, भीड़ हंसी में फूट पड़ी। छोटी लड़की का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो बहस नहीं जीत सकी, इसलिए वो केवल वही खड़ी होकर निराशा में अपने दांत भींच सकती थी। ईशा को बाहर क्या हो रहा है इसका पता नहीं था। वो जय सिन्हा के साथ टीवी स्टेशन में दाखिल हुई, लेकिन वहां उसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और उसे रोकने वाला शो का निर्माता था। मिस ईशा, मुझे वास्तव में खेद है, लेकिन हमने आज रात की प्रतियोगिता में आपकी जगह किसी और को दे दी है, इसलिए दुर्भाग्य से आप आज रात प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगी। ईशा चिंतित हो गई। मुझे क्यों बदला गया? वो मेरी जगह है। मैंने यहां तक पहुंचने के लिए कदम दर कदम प्रतिस्पर्धा की है। आप बीच में ही किसी और को कैसे ला सकते हैं? निर्माता मुस्कुराया। यह प्रोडक्शन टीम का निर्णय है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। मुझे वास्तव में खेद है मिस ईशा। कैसा रहेगा अगर मैं आपको बाद में प्रतियोगिता देखने के लिए कुछ टिकट दे दूं? इस तरह आप अभी भी भाग ले सकती है। ये कैसा रहेगा? ईशा का चेहरा ठंडा पड़ गया। निर्माता विनम्र लग रहा था, लेकिन वास्तव में वो उसका मजाक उड़ा रहा था और ये सब प्रोडक्शन टीम के निर्णय के बारे में बातें सिर्फ दिखावा थी। इस मामले में निर्माता के पास पूर्ण अधिकार था। ये व्यवस्था निश्चित रूप से उसी की थी। प्रोडक्शन टीम के किस सदस्य ने यह तय किया है? ईशा ने कठोर आवाज में मांग की। मैं जाकर उनसे खुद पूछूंगी। निर्माता के होठों पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई। मिस ईशा, मुझे डर है कि अब आपके लिए प्रोडक्शन टीम का सामना करना नहीं है, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन टीम ने पहले ही एकतरफा रूप से आपका अनुबंध समाप्त कर दिया है। आखिरकार आप जिस घोटाले में शामिल थी
उसका इतना बड़ा प्रभाव पड़ा, जिससे हमारे कार्यक्रम की प्रतिष्ठा पर गंभीर असर पड़ा। यदि आप और परेशानी खड़ी करती है, तो एक बार प्रोडक्शन टीम मामले को आगे बढ़ाने लगेगी, तो आपको अनुबंध के उल्लंघन के लिए जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ईशा गुस्से में थी। तभी जय सिंह पास आया और हल्की हंसी के साथ कहा, तो इसका मतलब है कि ईशा ने पहले ही प्रोडक्शन टीम के साथ अनुबंध तोड़ दिया है। सही, निर्माता ने मुस्कुराते हुए कहा, अन्यथा हमने मिस ईशा की जगह किसी और को क्यों ढूंढा होता है ना। क्या आपके पास समाप्ति अनुबंध है? जय सिंह ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या आप हमें दे सकते हैं ताकि हम आश्वस्त हो सके? आखिरकार ये केवल आपकी बात है। अगर बाद में कोई अनुबंध नहीं होता है और आप कहते हैं कि हमने अनुबंध के अनुसार प्रतिस्पर्धा नहीं की, तो क्या हम अपना बचाव नहीं कर पाएंगे? निर्माता ने भौहें सिकोड़ी, ये मानते हुए कि ईशा उससे अनुबंध समाप्त न करने की विनती करने की कोशिश करेगी, जिससे उसे ऊपरी हाथ मिल जाएगा। शायद कुछ अनलिखे नियमों को लागू करने का मौका भी मिल जाए। अप्रत्याशित रूप से ईशा के साथ आया व्यक्ति इतना सीधा था, तुरंत समाप्ति अनुबंध मांग रहा था। मिस ईशा, क्या आप वाकई समाप्ति अनुबंध चाहती हैं? निर्माता ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पूछा। एक बार जब आप इसे ले लेंगी तो आपके प्रदर्शन करने का कोई मौका नहीं रहेगा। जय सिंह ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बस हमें अनुबंध दे दो। हमारे रास्ते अलग हैं अब, और समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। निर्माता ने भौहें सिकोड़ी और कहा, युवक, ये निर्णय मिस ईशा को करना चाहिए है ना। क्या आपको एहसास है कि आपका हर शब्द मिस ईशा के भविष्य की संभावनाओं पर एक अथाह प्रभाव डाल सकता है? मैं मिस ईशा का वकील हूं, मैं उनके सभी मामलों को संभालता हूं। जय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। निर्माता ने फिर से ईशा की ओर देखा, लेकिन उसने बस अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया, उसे अनदेखा कर दिया। निर्माता के पास आह भरने के अलावा कोई चारा नहीं था। युवा लोग बहुत आवेगी होते हैं, ऐसा करते हैं। थोड़ी देर के लिए इस पर विचार करें। आज रात की प्रतियोगिता के बाद हम विस्तार से बात कर सकते हैं। कैसा रहेगा? कोई आवश्यकता नहीं। जय सिंह ने उसे बीच में ही काट दिया। हम अभी फैसला करेंगे, या तो हम प्रदर्शन करेंगे या समाप्ति अनुबंध लाओ, अन्यथा मुझे अनुबंध के उल्लंघन के लिए आप पर मुकदमा करना होगा। आखिरकार एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना और हमें प्रदर्शन न करने देना भी अवैध है। तुम, निर्माता ने भौहें सिकोड़ी, युवक, अपने शब्दों से सावधान रहो। ईशा के कार्यों को देखते हुए अगर हम वास्तव में इसे आगे बढ़ाना चाहते तो उसे एक बड़ी जुर्माना राशि देनी पड़ती। जय सिंह हंसा, कोई चिंता नहीं, हमने अभी अभी सितारा एंटरटेनमेंट को 57 करोड़ का जुर्माना दिया है। ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। निर्माता दंग रह गया। 57 करोड़ का जुर्माना, बस ऐसे ही। वे कितने अमीर होंगे वो जानता था कि ईशा के परिवार के पास पैसा है, लेकिन क्या हाल ही में ये अफवाह नहीं थी कि सिसोदिया परिवार के कई उद्योग ढहने की कगार पर है? क्या सिसोदिया परिवार उन परिस्थितियों में भी एक बार में इतना भुगतान कर सकता था? चूंकि वे 57 करोड़ का जुर्माना दे सकते थे, तो प्रोडक्शन टीम का जुर्माना वास्तव में तुलना में बहुत ज्यादा नहीं था। निर्माता ने अपने दांत भींचे और दृढ़ता से कहा, ठीक है, यही रुको, मैं अभी इसकी व्यवस्था करता हूं। निर्माता पिछले कार्यालय में गया और तुरंत कानूनी विभाग की तलाश की। उन्हें निर्देश दिया कि वे ईशा के अनुबंध से जितना संभव हो उतना पैसा काट लें। 10 मिनट बाद निर्माता अनुबंध के साथ बाहर आया। मिस ईशा, अनुबंध की शर्तों के अनुसार आपका उल्लंघन बहुत गंभीर है, इसलिए आपको हमें हर्जाने के रूप में 73 लाख का मुआवजा देना होगा। निर्माता ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? ईशा ने चिंतित होकर कहा, 73 लाख? ये वो राशि नहीं है जिस पर मैंने अनुबंध में हस्ताक्षर किए थे। ये हमारे कानूनी विभाग ने गणना की है। यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप उनसे बातचीत कर सकती हैं। निर्माता ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी तरह से जानते हुए कि ऐसी बातचीत बिना किसी निश्चित अंत के केवल बकवास होगी। 73 लाख ठीक है, मैं भुगतान कर दूंगा। जय सिंह ने हंसते हुए कहा, कृपया अनुबंध तैयार करें। निर्माता एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वास्तव में ईशा की स्थिति के साथ भले ही वो अनुबंध का उल्लंघन करती, जुर्माना केवल 30 लाख होता,
उसने ढिठाई से राशि को 70 लाख से अधिक कर दिया था, ये मानते हुए कि ईशा की तरफ से हंगामा होगा। आश्चर्यजनक रूप से जय सिंह इतनी आसानी से सहमत हो गया और सीधे भुगतान की पेशकश की। क्या वो इसे पहले देखना भी नहीं चाहता था? तुम निश्चित हो कि तुम सीधे भुगतान करने जा रहे हो? निर्माता ने आश्चर्य से पूछा। अन्यथा जय सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चलो मुझे खाता संख्या दो, मैं पैसे हस्तांतरित कर दूंगा और अनुबंध तैयार करवाओ। निर्माता हक्का बक्का रह गया, लेकिन अंततः जय सिंह को खाते का विवरण प्रदान किया और अनुबंध की व्यवस्था की। अनुबंध प्राप्त करने के बाद जय सिंह मुस्कुराया और सिर हिलाया। बहुत अच्छा, तो हम पहले निकल रहे हैं। ओह हाँ ईशा, क्या तुम्हारा यहां कोई दोस्त नहीं है? चलो पहले उनसे मिल लेते हैं और फिर हम प्रतियोगिता के बाद जा सकते हैं। ईशा पूरी तरह से भ्रमित थी। वो जय सिंह के इरादों को समझ नहीं पा रही थी। वो स्पष्ट रूप से उसे यहां प्रतिस्पर्धा करने के लिए लाया था, ये कहते हुए कि वो प्रतियोगिता के दौरान इस मुद्दे का खुलासा करेगा। लेकिन अब उसने अनुबंध समाप्त कर दिया था, जिससे उसे प्रदर्शन करने से रोक दिया गया था। भले ही अनुबंध समाप्त हो गया था, जो ईशा के लिए ठीक था, क्योंकि वो वास्तव में यहां रुकने का कोई इरादा नहीं रखती थी। जय सिन्हा अनुबंध लेने के बाद भी अभी तक नहीं गया था। क्या वो यहां खुद को और शर्मिंदा करने की योजना बना रहा था? एक मुस्कान के साथ जय सिंह ईशा को हॉल से बाहर एक सुनसान इलाके में ले गया, जहां ईशा ने फुसफुसाया, जय सिंह तुम आखिर कर क्या रहे हो? कुछ खास नहीं, बस घूम रहा हूं। जय सिंह ने खुशी से जवाब दिया, तैयार हो जाओ, आज रात तुम्हारी एक प्रतियोगिता है। मीरा जल्द ही आ रही होगी, उसे अपने साथ रहने दो। एक प्रतियोगिता? ईशा दंग रह गई। लेकिन क्या हमने अभी अभी अनुबंध समाप्त नहीं किया है? अनुबंध समाप्त हो गया है जरूर, लेकिन तुम्हें मंच पर जाने से कौन रोक सकता है? जय सिंह हंसा। ईशा पूरी तरह से हैरान थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि जय सिंह वास्तव में क्या योजना बना रहा है। जैसे ही दोनों एक कोने से मुड़ने वाले थे, अचानक सामने से लोगों का एक समूह आ पहुंचा। उनका नेतृत्व एक महिला कर रही थी, जो 175 मीटर लंबी थी, जिसमें एक शक्तिशाली उपस्थिति और ईशा के बराबर की सुंदरता थी। फिर भी उसका शरीर बेहतर था। उसने एक तंग काली पोशाक पहनी हुई थी, जो छाती पर लगभग खिंची हुई लग रही थी, और उसके पैर, जो उसकी ऊंचाई का आधा हिस्सा बनाते हुए लग रहे थे, क्लासिक लंबे और प्रभावशाली प्रकार के थे। वो ईशा के आमने सामने आई और रुक गई। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई हो। ये ईशा नहीं है। आज यहां क्या कर रही हो? वापसी की योजना बना रही हो क्या? ईशा का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। महिला का नाम हर्षिता था और वो ईशा की कट्टर प्रतिद्वंद्वी थी। दोनों घरेलू मनोरंजन उद्योग की सबसे चर्चित 4 छोटी फूलों में से थी। लगातार प्रतिस्पर्धा में उनके बीच बहुत सारी खुली और छिपी लड़ाइयां होती थी। हर्षिता का परिवार ईशा से कम प्रतिष्ठित नहीं था। हुकुम परिवार उत्तर प्रदेश के शीर्ष 10 परिवारों में से दूसरा था। दोनों महिलाओं की पृष्ठभूमि भी बहुत अलग नहीं थी। हर्षिता शांत और अलग थलग रहने वाली थी, जबकि ईशा ने हमेशा एक शुद्ध और मीठी छवि बनाए रखी थी। अपनी प्रतिद्वंद्विता में वे समान रूप से मेल खाती थी। अब ईशा के साथ हुई घटना के साथ वो स्वाभाविक रूप से हर्षिता से पीछे रह गई थी। यदि हर्षिता इस प्रतियोगिता में एक और उच्च रैंकिंग हासिल कर सकती, तो वो निश्चित रूप से 4 छोटी फूलों में सबसे अलग हो जाती और दूसरों को बहुत पीछे छोड़ देती। ईशा को चुप देखकर हर्षिता की मुस्कान और भी खिल गई जब वो ईशा के पास पहुंची। ये सही है, अगर तुम प्रतियोगिता में वापस नहीं आती हो, तो मैं मंच पर अकेली रह जाऊंगी। एक प्रतिद्वंद्वी नहीं ढूंढ पाऊंगी। दूसरे जो नहीं जानते वे सोच सकते हैं कि मैंने तुम्हें तोड़फोड़ कर बाहर कर दिया है। ईशा ने अपने दांत भींचे। यह घटना लावण्या द्वारा दूसरों के सहयोग से रची गई एक साजिश साबित हुई थी, और जिस पहले व्यक्ति पर ईशा को संदेह था, वो हर्षिता थी। उनके खराब संबंधों को देखते हुए ईशा के पतन से हर्षिता को सबसे अधिक लाभ होता। हालांकि ईशा उस प्रकार की नहीं थी
जो अपने विचारों को व्यक्त करने में माहिर हो, बहस करना तो दूर की बात है। हालांकि वो गुस्से में थी, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोल सकी। हमारी मिस तुमसे बात कर रही है। तुमने सुना नहीं? पीछे से एक आदमी ने उपहास के साथ कहा। क्या क्या तुम अब भी सोचती हो कि तुम्हारी पहले वाली हैसियत है? एक अच्छी नजर डालो कि तुम अब क्या बन गई हो। तुम अब भी हमारी मिस के सामने अकड़ने की हिम्मत करती हो। आसपास के लोगों से हंसी की गूंज उठी, तभी हर्षिता अचानक मुड़ी और उस आदमी के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। आदमी के गाल पर तुरंत 5 उंगलियों के निशान छप गए और उसने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। डर के मारे अपना सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दीजिए मिस, हर्षिता ने ठंड से कहा ईशा के साथ। जो मामला है उसका नतीजा अभी तय नहीं हुआ है। अपनी जुबान पर काबू रखो। अगर मैंने तुमसे कोई और अपमानजनक शब्द सुना तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। सब लोग ऐसे चुप हो गए जैसे ठंड से जम गए हों। किसी ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। हर्षिता ईशा से कहीं ज्यादा दबंग थी। साथ ही हुकुम परिवार की छोटी मिस होने के नाते वो कोई ऐसी नहीं थी जिससे खिलवाड़ किया जा सके। ईशा का भाव बर्फीला था जब उसने अपने भींचे हुए दांतों के बीच से कहा, पाखंडी है जो चाहे कहो। ईशा, मुझे उम्मीद है कि आज रात तुम्हारा प्रदर्शन मुझे निराश नहीं करेगा। हर्षिता ने हल्की हंसी के साथ कहा। ईशा के गाल को लाड़ से चुटकी काटी और फिर एक जोरदार हंसी के साथ चली गई। जब वो जय सिंह के पास से गुजरी तो उसने उसे एक अतिरिक्त नजर से देखा। उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से भरम भरा हुआ था। ये युवक कौन था और वो ईशा के इतने करीब क्यों था? और वो उसके सामने इतना शांत कैसे रह सकता था? ईशा इतनी गुस्से में थी कि उसका चेहरा हरा हो गया। हर्षिता को दूर जाते देख उसने अपने भींचे हुए दांतों के बीच से कहा, कितनी घृणित है जय सिंह एक हल्की मुस्कान के साथ पास आया। अब जब वो चली गई है तो तुम बोलना शुरू कर रही हो। तुमने उसके मुंह पर क्यों नहीं कहा? ईशा चुप रही। वो वास्तव में ऐसी नहीं थी जो दूसरों के साथ आमने सामने बहस कर सके। ठीक है, चलो, जय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। नीचे जाकर थोड़ा आराम करो। आखिर आज रात तुम्हारी एक प्रतियोगिता है। ईशा जैसे ही हर्षिता ने प्रोडक्शन टीम क्षेत्र में कदम रखा, निर्माता एक चापलूस कुत्ते की तरह दौड़ता हुआ आया, उत्सुकता से कह रहा था, मिस हर्षिता आप आ गई। हर्षिता ने उसकी ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। ड्रेसिंग टेबल के पास एक सीट पर बैठ गई। उसने ठंड से मांग की, आज रात ईशा का प्रतिभागी नंबर क्या है? ईशा, निर्माता ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अब प्रतिस्पर्धा नहीं कर रही है। क्यों? हर्षिता ने भौहें सिकोड़ी। उसने पहले ही प्रोडक्शन टीम के साथ अपना अनुबंध समाप्त कर दिया है। निर्माता ने मुस्कुराते हुए कहा। साहित्यिक चोरी की घटना ने एक बड़ा घोटाला खड़ा कर दिया है और ये प्रोडक्शन टीम की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने उसके साथ अनुबंध समाप्त कर दिया। इसके अलावा उसने जुर्माना भी भर दिया है। तुम्हें उसके साथ अनुबंध समाप्त करने के लिए किसने कहा? हर्षिता ने गुस्से से कहा। साहित्यिक चोरी की घटना अभी तक सुलझी नहीं है। तुम इतनी आसानी से सारा दोष उस पर कैसे डाल सकते हो? मैं निर्माता दंग रह गया। क्या हर्षिता के ईशा के साथ खराब संबंध नहीं थे? हर्षिता अब ईशा के लिए क्यों बोल रही थी? मिस हर्षिता प्रतियोगिता में ईशा के बिना आप निश्चित रूप से अब पहली होंगी, निर्माता ने धीरे से कहा। क्या तुम्हारा मतलब है कि अगर वो प्रतियोगिता में होती तो मैं पहला स्थान नहीं पा सकती थी? हर्षिता ने ठंड से पूछा। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस, निर्माता अपना मुंह खोले खड़ा था, शब्दों के लिए तरस रहा था। हर्षिता ने गुस्से से कहा, मैं उसे निष्पक्ष और सीधे तरीके से हराना चाहती हूं, न कि ऐसी छोटी मोटी चालों का इस्तेमाल करके। अगर ये बात बाहर निकल गई तो क्या लोग ये नहीं सोचेंगे कि मैंने ही उसे नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए मैंने ये पहला स्थान जीता है? निर्माता ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया, लेकिन मन ही मन वो बड़बड़ा रहा था। क्या साहित्यिक चोरी की घटना तुमने नहीं की थी? ईशा तभी कोई तेजी से दरवाजे में दाखिल हुआ और जैसे ही वे अंदर आए उन्होंने चिंतित होकर कहा, बुरी खबर है निर्देशक वर्मा, हमने जिन 2 गायकों को आमंत्रित किया था उनमें से एक को अचानक दिल का दौरा पड़ने से अस्पताल भेजा गया है
और दूसरे को अचानक गले में सूजन हो गई है और वह आज रात गा नहीं सकता। क्या निर्माता लगभग उछल पड़ा। ये कैसे हो सकता है? दोनों के साथ एक ही समय में दुर्घटना हो गई है। उन्हें अभी अभी भेजा गया है। नवागंतुक ने चिंतित होकर कहा। अब हमें क्या करना चाहिए? निर्देशक वर्मा, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है और इन दोनों के बिना हमारे पास पर्याप्त कार्यक्रम का समय नहीं है। हम प्रतियोगिता को कैसे जारी रखेंगे? क्या अब कोई और उपलब्ध है? निर्माता ने तत्काल पूछा। अगर इस मामले को ठीक से नहीं संभाला गया तो ये एक बहुत गंभीर प्रसारण दुर्घटना में बदल सकता है। इन सीधे प्रसारण प्रतियोगिताओं में अक्सर एक या दो अतिरिक्त गायकों को आमंत्रित करने की प्रथा होती है। यदि किसी अन्य गायक को अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो आमंत्रित गायक अस्थायी रूप से प्रतियोगियों और कार्यक्रम के समय की भरपाई के लिए कदम उठा सकते हैं। यदि प्रतियोगियों की संख्या और कार्यक्रम का समय अपर्याप्त होता, भले ही ये वास्तव में एक अचानक बीमारी होती, जब जनता से इसके बारे में बात की जाती तो संभावना है कि कई लोग कुछ गड़बड़ का संदेह करते। इसके अलावा एक साथ दो गायकों का बीमार पड़ना एक ऐसी घटना है जो बस नहीं होती। अगर इसे समझाया जाता तो किसी को भी इस पर विश्वास करना मुश्किल होता। इस कार्यक्रम में निर्माता की काफी मेहनत लगी थी और ये उसका सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था। यदि ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा हो जाता तो वो निश्चित रूप से शीर्ष घरेलू निर्माताओं में शामिल हो जाता। लेकिन अगर ये विफल हो जाता तो ये उसके लिए अंत होता। कार्यक्रम में बहुत सारा पैसा और संसाधन लगे थे और वो बस एक विफलता का जोखिम नहीं उठा सकता था। अब प्रसारण दुर्घटना इतनी अप्रत्याशित रूप से आ गई थी जिससे वो पूरी तरह से तैयार नहीं था। इस समय एक कम अज्ञात गायक भी एक अस्थायी प्रतिस्थापन के रूप में काम कर जाता। लेकिन शो शुरू होने वाला था। वो इस समय ऐसा गायक कहां से ढूंढ सकता था? निर्माता उन्मत्त था, माथे पर पसीने की बूंदों के साथ इधर उधर टहल रहा था। जल्दी करो और कुछ सोचो, किसी से भी संपर्क करो ये देखने के लिए कि क्या आसपास कोई गायक है जो बचाव के लिए आ सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस स्तर के हैं, जब तक उनके पास अपने मूल गीत है। बस किसी को भी ले आओ। आसपास के लोगों ने एक दूसरे को देखा। सामान्य परिस्थितियों में कई गायक आने के अवसर के लिए लड़ रहे होते, लेकिन अब ये असंभव था। कार्यक्रम 10 मिनट में शुरू होने वाला था। उस समय में वे एक गायक कैसे ढूंढ सकते थे? ये देखकर कि कोई नहीं बोल रहा था, निर्माता और भी चिंतित हो गया। तुम लोग खड़े क्या हो जाओ, किसी को ढूंढो। अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर हम आज एक गायक नहीं ढूंढ पाए तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें इसका पछतावा हो। निर्देशक वर्मा, असंभव की मांग मत करो, हर्षिता ने कहा। 10 मिनट के भीतर एक गायक को खड़ा करने के लिए ढूंढना, क्या तुम्हें लगता है कि यह संभव है? भले ही वे उड़कर भी आ जाए, बहुत देर हो जाएगी। निर्माता पसीने से तरबतर था। ये हम क्या करने जा रहे हैं? हम क्या करने जा रहे हैं? मेरे पास एक समाधान हो सकता है, हर्षिता ने इत्मीनान से कहा। निर्माता बहुत खुश हुआ। मिस हर्षिता, आपका क्या सुझाव है? कृपया मेरी मदद करें। मैं हमेशा आभारी रहूंगा। मैं निश्चित रूप से आपको इसका बदला चुकाऊंगा। बदले की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं बस एक सुझाव दे रही हूं, हर्षिता ने कहा। क्या ईशा अभी भी टीवी स्टेशन पर नहीं है? अगर वो मंच पर आती है तो क्या इससे समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा? निर्माता दंग रह गया। ईशा को मंच पर लाना, क्या ये उचित होगा? ईशा के साथ साहित्यिक चोरी का मुद्दा अभी भी विवाद में है। कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं है। इसके अलावा वो मूल रूप से प्रतियोगियों में से एक थी, इसलिए उसका मंच पर आना गलत नहीं है, हर्षिता ने कहा। अगर तुम नहीं चाहते कि वो प्रदर्शन करे तो वो भी ठीक है, जब तक तुम इस स्थिति को संभाल सकते हो। अपनी बात खत्म करने के बाद हर्षिता चली गई। निर्माता अपनी जगह पर खड़ा रहा, काफी देर तक चुप रहा। फिर उसने अपने दांत भींचे और कहा, जल्दी करो, जाओ और पता करो कि ईशा इस समय कहाँ है। ईशा उस समय जय सिंह को टेलीविजन स्टेशन का दौरा करा रही थी। वे अभी अभी तीसरी मंजिल पर पहुंचे थे कि एक निर्माता लोगों के एक समूह के साथ हाफता हुआ पहुंचा। मिस ईशा, कृपया जल्दी से तैयार हो जाइए, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, निर्माता ने कहा। आप मंच पर छठी है, आपको तुरंत तैयारी शुरू करने की आवश्यकता है।
कौन सी प्रतियोगिता? ईशा चौंक गई। अखिल भारतीय गायन प्रतियोगिता, निर्माता ने जवाब दिया। लगभग आपकी बारी है। मैं ईशा पूरी तरह से हैरान दिखी और सदमे में जय सिंह की ओर मुड़ी। जय सिंह ने उस दिन पहले उल्लेख किया था कि वो उसे मंच पर प्रदर्शन करने की व्यवस्था करेगा। ईशा ने सोचा था कि जय सिंह बस डींगे हाँक रहा है, लेकिन ये सच निकला। निर्माता वास्तव में उसे मंच पर जाने के लिए कहने आया था। निर्देशक वर्मा, आपसे कोई गलती हुई होगी, जय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारी ईशा ने पहले ही आपकी प्रोडक्शन टीम के साथ अनुबंध समाप्त कर दिया है और जुर्माना भी भर दिया है। अब हमें मंच पर प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। निर्माता ईशा से एक बड़ी राशि ठगने के लिए खुद से काफी खुश था। अब उसे खुद को लात मारने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो उस पैसे का क्या मतलब था, मुझे वास्तव में खेद है। मैंने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि मैंने जो किया वो कुछ हद तक अनुचित था, निर्माता ने अजीब तरह से कहा। वास्तव में उस पिछले मामले पर कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया था और इसे मिस ईशा की गलती नहीं माना जा सकता। सीधे उसका अनुबंध समाप्त करना सही नहीं था। ऐसा करते हैं, क्या होगा अगर मैं आपको जुर्माना राशि वापस कर दूं और हम अनुबंध के साथ जारी रखें? ये कैसा रहेगा? आप काफी दिलचस्प व्यक्ति हैं। जय सिंह हंसा। अभी कुछ देर पहले आप हमें चले जाने के लिए कह रहे थे और अब आप हमें वापस आने के लिए भीख मांग रहे हैं। क्या आप सच में सोचते हैं कि हम आपके कुत्ते हैं जिन्हें आप अपनी मर्जी से बुला और भेज सकते हैं? मेरा वो मतलब नहीं था, निर्माता ने अजीब तरह से कहा। ऐसा करते हैं मिस ईशा, मैं अपनी पिछली गलती के लिए माफी मांगता हूं। मुझे सच में खेद है। ईशा का भाव थोड़ा नरम हुआ, लेकिन वो चुप रही। जय सिंह ने इत्मीनान से कहा, आपकी माफी काफी सच्ची नहीं लगती। निर्माता हैरान था। तो पर्याप्त सच्चाई क्या मानी जाएगी? आपको कम से कम घुटने टेक कर दंडवत प्रणाम करना चाहिए या कुछ और, जय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। जय सिंह ईशा को शर्मिंदगी महसूस हुई। इस माहौल में किसी को घुटने टेक कर दंडवत प्रणाम करवाना उचित नहीं था। निर्माता भी दंग रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अगर वो घुटने टेक कर दंडवत प्रणाम करता तो वो जीवन में फिर कभी अपना सिर नहीं उठा पाता है। बस मजाक कर रहा था। जय सिंह ने हल्की मुस्कान और हाथ हिलाकर कहा, आपने माफी मांग ली है तो बेशक हम आपको दंडवत प्रणाम नहीं करवाएंगे। ऐसा करते हैं, हम फिर भी अनुबंध समाप्त करेंगे। हालांकि ईशा दोस्ती के तौर पर एक गाना गा सकती है। आप क्या सोचते हैं? अच्छा, आप जो भी कहें वो ठीक है। निर्माता ने जोर से सिर हिलाया, मन ही मन खुद पर हंस रहा था। उसे चिंता थी कि जय सिन्हा जुर्माना राशि वापस मांगेगा। अगर तुम नहीं चाहते और तुम एक एहसान के रूप में गाने को तैयार हो तो ये और भी बेहतर है। ये न केवल प्रसारण की गड़बड़ी को हल करता है बल्कि जुर्माना राशि भी सुरक्षित रखता है। क्या सौदा है? जय सिंह की व्यवस्था के तहत मीरा अपने सितार के साथ अंदर आई और वो ईशा के साथ मेकअप के लिए तैयार होने के लिए मंच के पीछे चली गई। जाने से पहले जय सिंह ने ईशा को एक वायरलेस ईयरपीस दिया। उसे मंच पर इसे पहनने के लिए कहा और जल्द ही वो उसे ईयरपीस के माध्यम से निर्देश देगा कि क्या करना है। इसके बाद जय सिंह इत्मीनान से टेलीविजन स्टेशन के चारों ओर टहलने लगा। वास्तव में किसी को नहीं पता था कि दो गायकों की बीमारी वास्तव में जय सिंह का काम था। जब जय सिंह उनके कमरों के पास से गुजरा तो उसने चुपके से हस्तक्षेप किया। परिणाम स्वरूप एक अस्पताल में पहुंच गया और दूसरे का गला सूज गया, जिससे ईशा के लिए यह अवसर पैदा हुआ। घूमने के बाद जय सिन्हा कंट्रोल रूम में पहुंचा, वह स्थान जहां कंसोल पर ध्वनि, संगीत, वाद्य यंत्र और रोशनी का प्रबंधन किया जाता था। जैसे ही जय सिन्हा कंट्रोल रूम में दाखिल हुआ, अंदर के 7-8 लोग जो अपने कामों में व्यस्त थे इस घुसपैठ से चौंक गए। तुम कौन हो? उनमें से एक ने तुरंत पूछा। ये कंट्रोल रूम है, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुम अपनी मर्जी से प्रवेश कर सकते हो। यहां से जल्दी बाहर निकलो। क्या यहीं से अखिल भारतीय गायन प्रतियोगिता को नियंत्रित किया जाता है? जय सिंह ने मुस्कुराते हुए पूछा। बेशक, ये अभी का मुख्य कार्यक्रम है।
इसे और कहां से नियंत्रित किया जाएगा। ये अच्छा है मैं गलत जगह नहीं आया हूं। जय सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, दरवाजा बंद किया और आगे बढ़ गया। अरे मैंने तुमसे बाहर निकलने के लिए कहा था। तुम क्या कर रहे हो? एक और आदमी तुरंत पास आया, जय सिंह को रोकने का प्रयास कर रहा था। बिना ज्यादा प्रयास के जय सिंह ने उसे गर्दन से पकड़ लिया, उसे ऊपर उठाया और सीधे कंट्रोल कंसोल तक चला गया। सब लोग हक्के बक्के रह गए, सोच रहे थे कि वो आखिर कर क्या रहा है। मुझे सभी को पहले से बता देना चाहिए कि जल्द ही एक छोटा सा मामला होगा और मैं आपकी मदद चाहूंगा, जय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरों ने एक दूसरे को देखा और उनमें से एक ने जोर से कहा, यह कंट्रोल रूम है जहां कोई भी ऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर तुम यहां परेशानी खड़ी करते हो तो हमें पुलिस को बुलाने और तुम्हें गिरफ्तार करवाने का अधिकार है लगता है। तुम अभी भी मेरा इरादा नहीं समझे। जय सिंह उस आदमी के पास गया जिसके पास वो अभी अभी पहुंचा था, उससे मोबाइल फोन छीन लिया और सभी की आंखों के सामने उसने सिर्फ 2 उंगलियों से फोन को कुचल दिया। मैं तुमसे मदद करने के लिए कह रहा हूं, तुम्हारी सहायता का अनुरोध नहीं कर रहा हूं। जय सिंह ने अवशेषों को एक तरफ फेंक दिया। तो बेकार की बातों की कोई आवश्यकता नहीं है, अन्यथा मैं तुम्हारी हड्डियों को भी उतनी ही आसानी से कुचल सकता हूं। कमरे में मौजूद सभी के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने कभी भी उसके जैसा शक्तिशाली किसी का सामना नहीं किया था। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? एक आदमी ने कांपती आवाज में कहा। यह कंट्रोल रूम है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस थोड़ी देर में मेरे लिए कुछ बजा देना, जय सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। ये एक सीधा प्रसारण है, अगर कोई गलती होती है तो हमें जिम्मेदारी लेनी होगी, आदमी ने चिंतित होकर कहा। जय सिंह ने समूह पर एक नजर डाली, धीरे से बोला, अगर तुम मदद नहीं करते तो तुम सब मर जाओगे। आवाज नरम थी, फिर भी ये सभी के दिलों पर एक वजन की तरह हथौड़ा मार रही थी। लोगों ने एक दूसरे को देखा और किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की, खासकर जय सिंह की क्षमता का भयानक प्रदर्शन देखने के बाद। गायन प्रतियोगिता समय पर शुरू हुई और दृश्य बहुत जीवंत था। बाहर से आने वाली जय जयकार कंट्रोल रूम के अंदर भी सुनी जा सकती थी। पहले 4 गाने जल्दी गाए गए और मंच पर आने वाली 5वीं व्यक्ति हर्षिता थी। हर्षिता ने एक बहने वाली सफेद गाउन पहनी थी जो उसके शरीर को निखार रही थी। उसने एक ताजा और साफ सुथरा गाना गाया जिसने मौजूद सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। जब गाना समाप्त हुआ तो दर्शक जय जयकार और तालियों से गूंज उठे, जिससे माहौल एक चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। इसके बाद मेजबान ने मंच पर आने वाले 6ठे व्यक्ति के नाम की घोषणा की। जब ईशा का नाम पुकारा गया तो आयोजन स्थल हूटिंग से भर गया और कुछ ने तो जोर जोर से गालियां भी दी। ईशा को चले जाने के लिए चिल्ला रहे थे, उसे मनोरंजन उद्योग छोड़ने की मांग कर रहे थे। ईशा फुफकार और गालियों के बीच मंच पर चली, दृढ़ संकल्प के साथ अपने दांत भींच लिए। उसके बगल में मीरा थी जो एक सितार को पकड़े हुए थी। धिक्कार है तुम साहित्यिक चोर, तुम्हारी मंच पर आकर गाने की हिम्मत कैसे हुई? एक अखिल भारतीय गायन प्रतियोगिता, इतना उच्च स्तरीय कार्यक्रम, वे तुम जैसी छोटी चोर को मंच पर कैसे आने दे सकते हैं? सितार बजाने के लिए किसी को भी लाए हो? क्या एक प्रतिभाशाली महिला की तरह दिखने की कोशिश कर रही हो? तुम दूसरों के कामों को चुराने वाली एक चोर के अलावा कुछ नहीं हो। ये नाटक किस लिए? मैं शर्त लगाता हूं कि वो सुनने लायक कुछ नहीं गा सकती। क्या ये भी कोई सवाल है? वो सितार बजाने के लिए किसी को लाई है, लेकिन उसके पास एक बैंड भी नहीं है। उसके पास कौन सा अच्छा गाना हो सकता है? वो हर्षिता का मुकाबला नहीं कर सकती। मासूम होने का नाटक करना बंद करो। हम सब तुम्हारे व्यभिचारी इतिहास के बारे में जानते हैं। क्यों ना एक स्ट्रिप्टीज ही कर। 2 हाथ दर्शकों की ओर से लगातार अपमान जारी रहा। उनमें से केवल एक छोटी लड़की ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली और ईशा के लिए प्रोत्साहन के नारे लगाती रही। छोटी लड़की सामने के अपेक्षाकृत करीब थी और उसकी चीखें भीड़ के बीच अलग थी, स्वाभाविक रूप से ईशा का ध्यान आकर्षित कर रही थी। ईशा के चेहरे पर आखिरकार थोड़ी गर्मी दिखाई दी।
उसने छोटी लड़की को सिर हिलाया और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे से कहा, मीरा दीदी चलो शुरू करते हैं। मीरा ने अपने हाथ सितार पर रखे एक गहरी सांस ली और एक ही झटके के साथ तारों की ध्वनि फूट पड़ी। धुन के पहले कुछ सेकंड के लिए अभी भी लगातार ताने बाने थे, लेकिन कुछ सेकंड के बाद दर्शक धीरे धीरे चुप हो गए। संगीत पर ध्यान केंद्रित करते हुए उससे मोहित हो गए। संगीत में विश्वास रखते हुए ईशा ने माइक्रोफोन उठाया और साथ में गाना शुरू कर दिया। माया द्वारा लिखे गए गीत बहुत सुंदर थे और संगीत के साथ पूरी तरह से मेल खाते थे। गाने के अंत में आयोजन स्थल में एक मौत जैसी खामोशी थी। कोई नहीं चिल्लाया, किसी ने ताली नहीं बजाई, एक फुसफुसाहट भी नहीं सुनी जा सकती थी। ऐसा था जैसे सब स्तब्ध थे। ईशा को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उसे नहीं पता था कि उसका प्रदर्शन कैसा रहा, क्योंकि भीड़ से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी और उसे कोई पता नहीं था कि ये कैसा गया। अचानक दर्शकों में से कोई एक होश में आया और जोर से चिल्लाया, है भगवान, मैंने अभी क्या सुना? इतना सुंदर संगीत कैसे हो सकता है? उस एक वाक्य ने तुरंत सभी को वास्तविकता में वापस ला दिया। तुम्हें भी ये सुंदर लगता है भगवान? मुझे लगा कि ये अद्भुत था, बिल्कुल शानदार। इतना सुंदर गाना कैसे हो सकता है? संगीत बहुत अच्छा है, गीत बहुत अच्छे हैं, गायन बहुत अच्छा है। ये निश्चित रूप से मेरे जीवन में सुना गया सबसे सुंदर संगीत है। कितना भाग्यशाली, कितना धन्य। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे इतना सुंदर गाना लाइव सुनने को मिला। ये यात्रा निश्चित रूप से सार्थक थी। अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत। भीड़ ने जय जयकार की और कुछ तो खड़े होकर तालियां बजाने लगे। उनमें से छोटी लड़की ने उत्साह से तब तक ताली बजाई जब तक उसकी हथेलियां लाल नहीं हो गई। दूरी में निर्माता भी हक्का बक्का रह गया। हकलाते हुए बोला, क्या इस दुनिया में वास्तव में इतना सुंदर संगीत है? क्या मैं सपना देख रहा हूं? क्या तुम सबने वो सुना? पास के लोगों ने जोर से सिर हिलाया। उनमें से एक ने उत्साह से कहा, इस गाने के साथ हमारी प्रतियोगिता निश्चित रूप से एक बड़ी हिट होगी। ये सुनकर निर्माता लगभग रो पड़ा। ये गाना वास्तव में उनके कार्यक्रम को एक हिट बना सकता था। लेकिन मुख्य मुद्दा यह था कि ईशा ने पहले ही उनके साथ अपना अनुबंध समाप्त कर दिया था। ये गाना इस शो पर केवल एक बार प्रस्तुत किया जाएगा और कभी वापसी नहीं करेगा।